कल हमने प्रीएम्पशन किया था, ऑलराइट। ये बात तो कंप्लीट हो गया था हमारा। कल हमने प्रीएम्पशन स्टार्ट किया था और प्रीएम्पशन में मैंने आपको समझाया था कि जो प्रीएम्पशन होता है बेसिकली, तो प्रीएम्पशन का मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रीएम्पशन का मतलब है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय और परचेज। अगर आप मेरे पड़ोस में रहते हैं और आपका घर मेरे नेबरहुड में है और मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ, तो उस घर को खरीदने का राइट आपका सबसे पहला है, रेदर देन बाकी लोगों से। हाँ जी, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय, वेरी गुड। ठीक, तो ये सारा हमने प्रीएम्पशन में पढ़ा था और ये कहा जाता है कि ये हक होता है पड़ोसी का, राइट होता है ये पड़ोसी का। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्रीएम्पशन के? प्रीएम्पशन के ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको समझाए थे कि जो पड़ोसी हैं उनका अनॉयनेस नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं, ये सारी चीज़ें ना हो। ठीक है, और ये सब चीज़, ये एक प्रायोरिटी देना कि देखो पड़ोसी कोई भी अगर फिर कल किलर आ जाएगा तो आप उससे कैसे बचेंगे। ये जोक्स अपार्ट, बट सीरियसली वो यही होता है एक बैड नेबरहुड को रोकने के लिए कि जो लोग वहाँ पहले से रहते हैं, अगर आप अपना घर बेचना चाहते हो तो एटलीस्ट आस्क देम कि वो खरीदना चाहते हैं या नहीं, है ना। तो इसमें केस था भूप वर्सेस मतादिन भारद्वाज। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रीएम्पशन का राइट होता है ये एक पर्सनल राइट है। अगर मैं आपके पड़ोसी हूँ और आप अपना घर बेचना चाह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई ऑलवेज दिस घर लुक्स लाइक टीथ। तो अगर मैं यहाँ रहती हूँ और आप यहाँ रहते हैं और आप अपना घर बेचना चाह रहे हैं, तो यू नीड टू फर्स्ट आस्क मी, ये पर्सनल राइट है। ठीक है, अब ये शुरू से ही देखा जाता है, कस्टम से ऐसा होता है, पर्सनल लॉ में हर जगह ऐसे ही होता है। यहाँ तक कि आप खुद सोचो, अगर जो पड़ोसी है वो मुस्लिम नहीं है और ये वाला मुस्लिम है, भाई ये तो नेबरहुड का राइट है, उससे तब भी पूछो। ठीक है, कि अगर वो खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। तो मैंने आपको समझाया था, कल हमने क्या डिस्कस किया था, पार्टी कौन कौन होती हैं, वेंडर, वेंडी और प्रीएम्प्टर। वेंडर जो है जो अपना घर बेच रहा है और जिस थर्ड पर्सन को वो अप्रोच करेगा आपको ना करके, वो वेंडी है। और प्रीएम्प्टर वो है जो पड़ोस में रहता है और जिसका राइट है पहले। वेंडी का राइट बाद में है, पहले प्रीएम्प्टर का राइट है। हाँ, प्रीएम्प्टर अपना राइट कब खो देगा? जब मान लीजिए वेंडी तो कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ में लेने के लिए तैयार है, बट आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं पड़ोसियों में 1 करोड़ में नहीं खरीदूंगा, तो वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको उसी रेट में लेनी पड़ेगी जिस रेट में थर्ड पर्सन वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है प्रीएम्पशन के मुस्लिम लॉ में। एसेंशियल एलिमेंट क्या हो सकते हैं? आपके पड़ोस में रहते हैं, ये भी हमने शायद से कल डिस्कस कर लिए थे कि अवेलेबल होता है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनर को, और जो नेबरहुड में रहते हैं प्रीएम्प्टर को राइट देना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए सेलर और प्रीएम्प्टर के बीच। ये तो हमने कल पढ़ लिया था आई गेस। आगे आते हैं, ये केस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। तो एक था केस बिशान सिंह वर्सेस खजान सिंह का, 1958 का ये केस है। इसमें क्या कहा है, जस्टिस सुब्बा राव ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समराइज करके कि जो पॉइंटर्स हैं यहाँ पे कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज किया जा सकता है किसी भी प्रॉपर्टी पे जो ऑफर की जाए बेचने के लिए। ऐसा नहीं है ऑलरेडी सोल्ड प्रॉपर्टी। अब ये मैंने 2002 में ये घर बेच दिया था जो आपके नेबरहुड में एग्जिस्ट करता था। अब आप आ गए उठकर मेरे पास 25 में कि जो आपने घर बेचा था उस पर पहला राइट मेरा था, मुझे दिलवाओ उससे वापस। नहीं भाई, वो बेच चुकी है। अब फ्यूचर में विजिलेंट रहना, जिस टाइम बिक रहा है उसी टाइम खरीदो उसको। रेमेडियल राइट होता है ये कि मान लो आज अगर मैं अपना घर बेचना चाह रही हूँ और जिनका लीगली राइट है, जैसे जो मेरे नेबर्स हैं, मैं उनको ना पूछकर किसी थर्ड पर्सन को बेच देती हूँ, तो वो अभी आए अभी बोलें कि उनको ये घर खरीदना है, 10 साल बाद उठ कर आएंगे, तो मैंने जिस थर्ड पर्सन को बेच दिया है मैं उसे 10 साल बाद थोड़ी बोलूँगी कि आप घर खाली कर दो, ये लोग रहेंगे अब इसमें। इसमें क्या होता है कि एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, रीपरचेज हो जाती है। जैसे कि मान लो आपने ये वाला घर, यहाँ पे ये वाला घर किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया बिना बताए। ठीक है, अब अगर ये थर्ड पर्सन को बेच दिया गया है तो यहाँ ये घर
अब आप गए, आपने लेट भी नहीं करा, आप इमीडिएटली चले गए कि भाई ये तो मुझे बेचना चाहिए था, आपको पता ही नहीं था कि वो बेच रहा है। अब जब ये आके रहने लगा थर्ड पर्सन, तो आपको समझ आया अरे भाई इसने तो घर बेच दिया, क्योंकि पहले नहीं पता लगा ना, जब वो बिक गया उसके बाद आपको आइडिया लगा इस बात का। तो ऐसे में कहा जाता है कि यहाँ पे अब उसको, इस वाले पर्सन को जिसको मिलना चाहिए, जो प्रीएम्प्टर था बेसिकली, इसका राइट है कि वो थर्ड पर्सन से रीपरचेज करे। और रीपरचेज की शर्त क्या होती है? सेम अमाउंट। जितने पैसे इस थर्ड पर्सन ने इस घर को खरीदने के लिए दिए, आपका सिर्फ राइट है कि आप खरीद सकते हो, लेकिन आपका राइट ये है कि आप उतने ही पैसों में खरीदोगे, कोई नया अमाउंट नहीं लगेगा उसके लिए, ठीक है। हाँ, आपका सुपीरियर राइट है, थर्ड पर्सन से सुपीरियर रखते हैं आप राइट वेंडी से, क्योंकि आप वहाँ उस पड़ोस में रहते हैं। अब लेकिन कहा जाता है कि ये एक वीक राइट है, काफ़ी लॉफुल मेथड से इसको डिफीट किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो वेंडी है वो कोई क्लोज रिलेटिव है या उसी की ही बेटी है, बेटा है, तो ऐसे में वो अपनी बेटी बेटा को प्रीफरेंस देगा ना कि मेरे घर में वो आके रहेंगे, अगर सेल से ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जैसे भी, आप वहाँ पे अपने राइट नहीं क्लेम कर सकते, ठीक है। मुस्लिम लॉ, अब ये हमने जनरली पढ़ा था। अब मुस्लिम लॉ इस बारे में क्या कहता है, पहले आप मुझे बताइए। जनरली तो पूरा कॉन्सेप्ट जो प्रीएम्प्शन का है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है ना, जनरल कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल राइट। अब ये हमने जनरल, अब आ जाते हैं, अब आपको भी पता है ना एग्जाम में इतनी आसान आसान बातें। बाकी नया टॉपिक आज विल स्टार्ट होगा, और कल इनहेरिटेंस और वक्फ की क्लास है, आई मीन नेक्स्ट क्लास जब भी मुस्लिम लॉ की है, वर्क फॉर इनहेरिटेंस की है। आप पीछे की क्लासेस मिस नहीं करना, मैरिज डाइवोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बट आई एम एडवाइजिंग यू कि मैरिज डाइवोर्स की क्लास ज़रूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी विल स्टार्ट होगा तो वो आपके लिए एक नया ही होगा, उसमें तो कुछ नहीं छूटा, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। हमारा इनहेरिटेंस और वक्फ, अभी ये 2 टॉपिक और बचते हैं, वो वक्फ ज़रूर लेना, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं अब उसमें आएगा, आप लोग राजस्थान वगैरह जो भी स्टेट टारगेट कर रहे हैं, वक्फ इतना न्यूज़ में रहा है ना, तो आ जाएगा। मैं आपको कम से कम वहाँ उन सेक्शन का आइडिया लगवा दूंगी वक्फ में जो चेंज हुए हैं, ताकि वो आपके एग्जाम में काम आ जाए। अगर वहाँ पे वो सेक्शन पूछेगा तो आपको बताऊंगी, पूरा वक्फ एक्ट थोड़ी रटोगे बैठ के, हो भी नहीं पाएगा, हम सिर्फ चेंजेस पर फोकस करेंगे। तो चलो, अब ये हो गया जनरल प्रीएम्प्शन, ये था ऑल राइट मनीर। चलिए, तो अब हम यहाँ पे मुस्लिम लॉ के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। मैंने आपको उसमें भी नहीं बताया था कि इतना आसान नहीं पूछना है, जब हम हिबा पढ़ रहे थे। इसमें भी ये आपसे ऐसी बातें पूछेंगे जो आपको उर्दू की वजह से आधी समझ ही नहीं आएगी। जैसे वहाँ पे हिबा में तो आपने वो वर्ड्स याद कर लिए थे ना, इवाज वगैरह। चलो यहाँ पे करते हैं अब, हु कैन क्लेम द राइट ऑफ शुफा या फिर प्रीएम्प्शन अंडर मुस्लिम लॉ। अब मुस्लिम लॉ में कौन इस चीज़ को क्लेम कर सकता है? सबसे पहला, द शफी ए शारिक, ये उर्दू टर्म है, ठीक है। शफी ए शारिक, यानी यहाँ पे शारिक से आप याद रखना को ओनर की बात हो रही है ना, जो प्रॉपर्टी में, शफी शारिक यानी जो उस प्रॉपर्टी में आपका को ओनर है। जिस प्रॉपर्टी पे आप रहते हैं उस प्रॉपर्टी पे आपके साथ कौन रह रहा है, ठीक है, को ओनर है, या आपके साथ वो किसी फर्म में को ओनर है प्रॉपर्टी के किसी भी वजह से, तो उसका राइट सबसे पहला है। जो को ओनर है उसका वहाँ पे परचेज करने का फर्स्ट राइट होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे कितने लोगों के घर बने हुए हैं? 1 2, और ये एक बड़ा सा घर है 3। अब यहाँ पे मिस्टर ए रहते हैं, यहाँ पे मिस्टर बी रहते हैं, और यहाँ पे सी और डी जॉइंटली ओनर हैं, जॉइंट ओनर है। अब उनमें उनका रिश्ता है या नहीं है वो अभी इस पॉइंट पे हमारे काम का नहीं है। तो अब सी चाहते हैं कि वो इस प्रॉपर्टी में अपना शेयर बेच दें, ठीक है। सी और डी दोनों हैं जिनका इसी प्रॉपर्टी में शेयर है। तो अब सी चाहते हैं कि वो शेयर बेच दें अपना, तो यहाँ पे ए और बी नेबर ज़रूर हैं, लेकिन ए और बी से पहला राइट सी का शेयर खरीदने का डी का है, क्योंकि वो को ओनर है उस प्रॉपर्टी का उसके साथ। तो यहाँ पे उसका राइट पहले है कि वो इस प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाहता है तो पहले को ओनर को देखेगा, बाद में नेबर को देखेगा। यही टर्म होता है शफी शारिक का। अब टर्म में तो आपको जनरली कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी उर्दू टर्म याद रखने में। तो वो आपको थोड़ा थोड़ा सा अभी पता है, हिंदू लॉ में भी हमें ये दिक्कत होगी, काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी के टर्म, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुद्ध उर्दू के टर्म, तो पर्सनल लॉ में ये चीज़ होती है।
तो शफी शारिक, शारिक मतलब कहीं ना कहीं याद रखना शेयरर, है ना, शारिक से आप शेयरर याद रखना, एक प्रॉपर्टी में को ओनर। तो ये हुआ हमारा शफी शारिक का कॉन्सेप्ट, और ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए लिख रखा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब शफी खैलत, शफी खैलत क्या होता है? ये है पार्टिसिपेटर इन इम्यूनिटीज एंड अपेंडेजेस। जैसे कि मान लीजिए इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूंगी कि आप और मैं हैं, है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी इम्यूनिटी या बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इम्यूनिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? प्रीएम्प्टन का जो राइट टू ईजमेंट है। जैसे आपका ये यहाँ पे घर है, ए रहते हैं इस घर में और इस घर में बी रहते हैं, ठीक है, और ये एक वे बना हुआ है, और यहाँ पे रहते हैं सी। अब कहने को तो ए के बराबर में बी रह रहे हैं, ठीक है, कहने को ए के बराबर में कौन रह रहे हैं? बी रह रहे हैं, लेकिन अगर सी का किसी भी वजह से ए की प्रॉपर्टी पे राइट टू ईजमेंट है, तो वहाँ पे चाहे वो उसके पास रह रहे हैं, तो फर्स्ट राइट किसका बनेगा? सी का बनेगा, ए बी का नहीं बनेगा जस्ट बिकॉज वो उनके पास रहते हैं। सबसे पहला राइट बनेगा सी का। सी का क्यों राइट बनेगा? क्योंकि राइट टू ईजमेंट एक्सरसाइज करते हैं वो इस डिस्प्यूटेड लैंड पे के कौन खरीदेगा। तो कई बार ऐसा होता है, ये शफी शारिक है और ये शफी ए खैलत है, ठीक है, जिसमें ईजमेंट्री राइट होता है, ये नाम है इसका, लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना या जल्दी से किसी दूसरे पे उससे फोटो क्लिक कर लो। हो गया? ऐप पे होंगे मुनीद, आप किसी से हेल्पलाइन से हेल्प ले लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। ये सेम फाइल्स अपलोडेड है, आप देखकर लिख सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल, सभी टॉपिक्स की, आई मीन मुस्लिम लॉ के। चलो, अब क्या है कि यहाँ पे ईजमेंट्री राइट है किसी भी डिस्प्यूटेड लैंड पे, तो वहाँ पे पड़ोसी से पहले किसका राइट हो जाएगा? जिसका ईजमेंट का राइट है। और यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है कि अगर आपके लैंड से अटैच्ड कोई प्रीएम्प्टर है, वो आपके लैंड से ही बेसिकली अटैच्ड है, तो अटैच्ड वाले को पहली प्रीफरेंस दिया जाएगा, साइड वाले को बाद की प्रीफरेंस दिया जाएगा। मतलब इफ़ दिस इज़ अ लैंड और यहाँ पे कोई अटैच्ड चीज़ है, तो प्रीफरेंस किसको दी जाएगी? जिससे अटैच्ड है, ना कि उसको प्रीफरेंस दी जाएगी जिसके लैंड से क्या है? ईजमेंट है। तो अटैचमेंट वाला इशू ज़्यादा होता है। अब कहने के लिए सारे नेबर हैं, लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टी पे इनकी प्रॉपर्टी से कुछ अटैचमेंट लैंड का इशू है ना, तो फिर इनको प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अटैच्ड है तो इनको देना चाहिए। शफिए जार थर्ड कैटेगरी है, एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ही एडजॉइनिंग है, यानी ये एक घर है, ये एक घर है, ठीक है। और मान लो कुछ ऐसा होता है कि दोनों का मेन गेट सेम है, या दोनों में सीढ़ियाँ सेम है, या एडजॉइनिंग ऐसे है, किसी भी तरीके से एडजॉइनिंग है प्रॉपर्टी, तो बाकी नेबर्स के प्रीफरेंस में जो एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी वाला नेबर है उसका राइट सबसे पहले है कि अगर आप अपना घर बेचोगे तो वो सबसे पहले राइट रखता है आपका घर खरीदने का। ठीक, समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए, ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं। फिर डिमांड पढ़ाती हूँ, डिमांड बहुत आता है। ऑल राइट शुभांग, चलिए बाकी सब। अब ये जो डिमांड वाला पॉइंट है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है डिमांड वाला पॉइंट? सबसे पहले फर्स्ट डिमांड। अब मान लो कि आपको प्रीएम्प्टर की, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये आपका नेबर था और ये आपका घर है। अब ये पर्टिकुलर पर्सन जो कि मिस्टर ए हैं,
वो अपना घर बेचकर जा रहे हैं। और आपको ये तब पता लगा जब मिस्टर सी को आपने देखा कि वो यहाँ रहने आने वाले हैं। तो अब आपको लगा कि भाई ये आप मिस्टर बी हैं, तो आपको लगा कि आपको पहले मिलना चाहिए था ये घर, सी को कैसे बेच दिया? यू आर द नेबर, यू हैव द फर्स्ट राइट ओवर द प्रॉपर्टी, ओवर द लैंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब आप जाके झगड़ा नहीं करेंगे। बेसिकली सेक्शन यही बताता है अब अगर उन्होंने आपको नहीं बेचा तो आप जाके लड़ेंगे नहीं ना, आपको इस चीज़ को लीगली करना है। लीगली कैसे होगा ये काम? तो सबसे पहले जिस दिन आपको पता लगा बीइंग बी के मिस्टर ए अपना घर सेल कर रहे हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही आपको पता लगा कि हाँ भाई मिस्टर बी अपना घर बेच रहे हैं, तो आप अपनी फर्स्ट डिमांड करेंगे जिसका नाम होता है तलब ए मुसीबत। मुसीबत जो भी पढ़ते हैं इसको फर्स्ट डिमांड होती है। तो फर्स्ट डिमांड में आप इनसे क्या कहेंगे? ये इसे कहा जाता है डिमांड फॉर जंपिंग, मतलब आप इन दोनों के बीच में जंप करें, नहीं नहीं मुझे बेचो, मेरा राइट पहले है, ठीक है। ये इमीडिएटली बननी चाहिए। जैसे कि आपने सुन लिया ना कि भाई बी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो आप तुरंत जाओ। फर्स्ट डिमांड क्या होगा? कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, आप उसे फ़ोन कर लो। अब वो फर्स्ट डिमांड में आएगा कि मैंने सुना है आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और मैं आपका नेबर हूँ, मुझे लगता है कि मेरा राइट पहले है ये प्रॉपर्टी खरीदने का, और अगर आप 1 करोड़ में उन्हें बेच रहे हैं, मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, सेल इट टू मी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा, है ना। तो आई डू क्लेम माई शुफा, उनको बताओ कि आपका राइट है प्रीएम्पशन का, तो यू क्लेम योर शुफा। तो यहाँ पे ये पहली डिमांड मानी जाती है। अब या तो सामने वाला आपकी पहली डिमांड सुन ही लेगा, तो फर्स्ट डिमांड का ना नाम पूछते हैं प्री में, तो आप उसका उर्दू में नाम याद रखना। लेकिन अगर उसने आपकी डिमांड नहीं सुनी फर्स्ट वाली और उसने कंटिन्यू रखा मिस्टर सी के साथ अपनी प्रॉपर्टी बेचने का सिलसिला, तो आप सेकंड डिमांड करेंगे तलब इशाद। तो इसमें आप क्या कहेंगे? डिमांड इन्वॉल्विंग विटनेस। तो फिर वो आप क्या रीअसेट करेंगे प्रीएम्प्टर को, आप बताएंगे कि भाई विटनेस लेकर जाएंगे 2 विटनेस के सामने कि भाई मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं नेबर हूँ, मेरा पहला राइट है, आप कैसे सी को भेज सकते हो? देखो फर्स्ट डिमांड तो आप सामने वाले से अकेले में बात करो, फ़ोन करो, मिल लो, जैसे भी उससे कहो कि भाई मेरा प्रीएम्पशन का राइट है और मैं अपना राइट क्लेम करता हूँ, मुझे मेरा राइट दो। या तो वो आपकी पहले ही बात मान लेगा। लेट्स सपोज कि उसने आपकी बात नहीं मानी और आपका फर्स्ट डिमांड रद्द हो गया, तो अब आती है सेकंड डिमांड की बारी। सेकंड डिमांड में क्या होगा ना कि जो सेकंड डिमांड मेड होगी तो आप उससे अकेले में बात नहीं करेंगे, अब आपको सेकंड डिमांड में 2 विटनेस की ज़रूरत है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि 2 विटनेस कौन सी डिमांड में आते हैं, तो 2 विटनेस सेकंड डिमांड में आते हैं, सेकंड और 2 ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनके सामने बोलोगे भाई मुझे चाहिए ये, मैं खरीदना चाहता हूँ प्रॉपर्टी, मैं नेबर हूँ, मेरा राइट पहले है, मैं अपना प्रीएम्पशन या मैं अपना शुफा करता हूँ यहाँ पर आकर क्लेम, ठीक है। अब ये जो डिमांड उस या तो उसी प्रॉपर्टी पे चले जाओ जो वो बेच रहा है, वहाँ जाके चले जाओ, है ना, या प्रॉपर्टी के अंदर एंटर मत करो। ये नहीं आपने ट्रेस पास करना है, बाप पे ट्रेस पास का केस लग जाए, वो नहीं करना आपको। नियर जाके टच करके पास में खड़े होके कि भाई ये सो एंड सो प्रॉपर्टी है, ये मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं नेबर हूँ, मेरा राइट पहले है। तो आप ये भी तो कर सकते हैं ना, बट यू आर नॉट डूइंग दिस। तो आपको ये सेकंड डिमांड में करना है। तो सेकंड डिमांड आपने कैसे करी? 2 विटनेस के सामने करी, प्रॉपर्टी पे खड़े होके करी। अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, आपको ट्रेस पास करने को नहीं कह रहा है कोई, प्रॉपर्टी छू के नियर बाय खड़े होके आपने वो डिमांड कर देनी है। लेकिन अगर वो नहीं माना, या तो वो मान जाएगा, है ना, सेकंड डिमांड के भी कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं, बस 2 विटनेस और प्रॉपर्टी के पास खड़े कर दो, या तो फिर वो मान जाएगा, वो प्रॉपर्टी आपको ही भेज देगा। लेकिन अगर वो यहाँ भी बात नहीं मानता है, आप सोच रहे हो ढीठ, तो थर्ड डिमांड के केस में क्या होगा? थर्ड डिमांड को कहते हैं तलब तमलीक, इसका नाम आपसे प्री में बहुत पूछा जाता है। तो थर्ड डिमांड के केस में होगा डिमांड फॉर पोजेशन कहते हैं इसे। अब जब पहली 2 डिमांड में उसने आपकी बात नहीं मानी, आपने उससे पर्सनली बात करके देख ली, वो नहीं माना, आपने 2 विटनेस के सामने प्रॉपर्टी पे खड़े होकर बात करके देख ली, वो नहीं माना, तो अब तो कैसे ही मानेगा? अब तो कोर्ट से ही मानेगा ना। जो थर्ड डिमांड होती है उसका सूट फाइल होता है। अब जब वो ढंग से बात नहीं मान रहा है, फिर आप प्रीएम्पशन का सूट फाइल करते हो कि भाई मैं नेबर हूँ इनका, ये घर बेचना चाहते हैं, मेरा राइट पहले है, मैं, और उस सूट में
आप एकदम ही ना थर्ड डिमांड पे जंप नहीं कर सकते, आपको सूट में दिखाना पड़ेगा। मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट डिमांड की, इनसे 1-on-1 बात की, इन्होंने नहीं सुनी। मैंने सेकंड डिमांड की, 2 विटनेस के साइन कराओ, दिखाओ 2 विटनेस वहाँ प्रॉपर्टी पे खड़े होके की, इन्होंने नहीं सुनी। तो अब थर्ड में मैं आ रहा हूँ, तो फिर अब कोर्ट उन्हें अपने आप देख लेगा और आपका लैंड वो आपको, और अगर ऑलरेडी बिक चुका होगा वो सी को, तो वो सी को कहेगा कि ये आपका राइट नहीं है, ये मिस्टर ए का राइट है मिस्टर बी का लैंड खरीदने का। तो अब ये आप सेम पैसों में, आप अमाउंट का ध्यान रखना, आपको पड़ोसी होने का फायदा ये नहीं मिलेगा कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अमाउंट सेम होगा, सेम अमाउंट में आपको घर बेच दिया जाएगा, क्योंकि आप नेबर है, खरीदने का आपका राइट पहले है। ठीक है, 3 डिमांड्स हैं, बहुत पूछी जाती हैं, बताओ तीनों डिमांड क्लियर हैं? लेट मी नो एवरीवन, तीनों डिमांड क्लियर हैं? शुभांग, मुनीत, तथागत, वरुण, कविता और पूर्वा। वरुण मैंने आपका आंसर पढ़ लिया था, और आंसर के बारे में हम मिलकर आई मीन सैटरडे अगर क्लास होती है, कल परसों क्लास होती है, आई मीन लास्ट क्लास में तसल्ली से डिस्कस करेंगे, 1-2 चीज़ें करेक्ट कराऊंगी बस। वैसे अच्छा लिखा था आपने, बाकी सब इतने मुझे ये बताइए क्लियर है? ओके मुनीत, पूर्वा, शुभांग, यहाँ तक क्लियर है आप? ओके वरुण, वरुण आपने सबसे अच्छा ये कर रखा था, शुरू में उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर रखा था, ये भी पढ़ा मैंने। गुड, जनरल राइट बता रखा था मेंटेनेंस को कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। कल जिसने कमिट किया था ना मुझसे, पिटोगे भाई अगर मुझे ये मुस्लिम लॉ खत्म होने से पहले नहीं मिला तो आपका आंसर, क्योंकि आई होप आपका समर वेकेशन भी तो होगा, फिर लॉन्ग छुट्टियां हो जाएंगी। मैं ट्राई करूंगी समर वेकेशन से पहले हमारा मुस्लिम लॉ खत्म हो जाए, हार्डली 2 क्लास बच रही हैं। लास्ट पॉइंट क्या है आपका? ओके ओके वरुण, चलिए लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट है या नहीं पता नहीं, व्हेन द राइट्स ऑफ शूफा इज लॉस्ट। आप कब लॉस्ट कर देंगे राइट ऑफ शूफा? अब एक तो आपको पता होगा लॉ में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, आपके पास लॉ के हिसाब से एक राइट है और आप उस पर सोते रह गए, आपको होश ही नहीं है कि वो घर बिक रहा है, आपको पता लग गया, आपको डिमांड करना है, उसको बोलना है, आपने नहीं बोला, आप 10 साल बाद जाते हो कि ये घर तो मुझे खरीदना चाहिए था, आई एम द नेबर, मुझे बेचो। तो ऐसा नहीं होगा, बी विजिलेंट। ठीक है, तो इसको वेवर माना जाता है। आप पहला तो वेवर, जैसे आपने बराबर वाले की प्रॉपर्टी बिकते हुए देख ली और उस प्रॉपर्टी को बिकते हुए देखने के बाद भी आपने कुछ नहीं बोला, आपने बिकने दी उसको, तो वो वेवर माना जाएगा। जब आपको दिख रहा था कि वो लैंड सी खरीद रहा है तो आप क्यों नहीं बोले? आपने क्यों नहीं बोला कि आपका प्रीएम्पशन का राइट है? आपको बोलना चाहिए था। ठीक है, या फिर प्रीएम्प्टर की ही डेथ हो जाए तो ये ट्रांसफरेबल राइट नहीं है। अगर आपकी डेथ हो चुकी है तो आप ये नहीं कि आप अपने दूसरे गांव वाले चाचा को अपना राइट ट्रांसफर करके चले जाओगे। ठीक है, यहाँ तक कि आपके लीगल एयर्स भी नहीं क्लेम कर सकते। अब वो अगर उसी घर में रहते हैं तो बात अलग है ना, उनके पास भी प्रीएम्पशन का राइट हो गया। अगर वहाँ कोई नहीं रहता है तो अगर वो आपके लीगल एयर भी हैं तो भी नहीं वहाँ पे क्लेम करेंगे। बाय रिलीज, कई बार आप अपने प्रीएम्पशन का राइट रिलीज कर देते हैं, है ना। स्टैच्यूटरी डिसेबिलिटी हो सकता है, कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो कि आप वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। फाइनल डिक्री से पहले भी कई बार ऐसा हो जाता है, आपके पास जब तक वो राइट है, जब तक फाइनल डिक्री नहीं पास होती ट्रायल कोर्ट में, अगर फाइनल डिक्री से पहले ही किसी भी वजह से आप एंटाइटल्ड नहीं रहते हैं उस प्रॉपर्टी को लेने के, तो बाद में उठकर नहीं आ सकते हैं। तो कहने की बात यह है, मुद्दा यह है, तो आपको अपने राइट पे सोना नहीं है, आपको पता लग रहा है घर बिक रहा है तो जाकर डिमांड करो। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको पता है कि घर बिक रहा है और आपको अब कोर्ट जाना चाहिए, बात नहीं बन रही, मान लो आपने 2 डिमांड करी और सेकंड डिमांड पे भी उसने आपकी बात नहीं सुनी, तो आपको थर्ड डिमांड करनी चाहिए कोर्ट में जाके। अगर आप थर्ड डिमांड पे सो जाओगे ना तो फिर आप 1 साल बाद उठ के अपना राइट नहीं क्लेम कर सकते। अब इफेक्ट ऑफ प्रीएम्पशन, आप खुद बताओ क्या इफेक्ट हो सकते हैं प्रीएम्पशन के? जो फाइनल वाली डिमांड आपने कर ली, जो घर आपको मिलना चाहिए था, जिस पे आपका राइट था खरीदने का, वो आपको मिल जाएगा। दिस इज द इफेक्ट ना, जो आपने सूट फाइल किया है प्रीएम्पशन के लिए वो आपको मिल जाएगा ना, दैट इज द फाइनल वे, है ना।
तो क्या कह रहा है ये, फाइनल डिक्री जो सूट की प्रीएम्पशन की पास हो जाती है ऑथराइज्ड कोर्ट से, तो आप सेम पोजीशन पे आ जाते हो जैसे वेंडी था, जैसे जिस थर्ड पर्सन को बेचा गया था घर, अब आप उससे कहोगे नहीं भाई मैं प्रीएम्प्टर हूँ और मुझे दो अब ये घर, मेरा हक बनता है, आप उसको सेम अमाउंट पे करोगे जिसमें उसने घर खरीदा है, आपके नेबर से सेम अमाउंट पे करके आप इसकी जगह पे इसकी पोजीशन पे आ जाओगे। नाउ यू आर द एक्चुअल ओनर, सब कुछ लीगली आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रीएम्पशन होता है खत्म। 2 मिनट खुद को रिलैक्स करो और उससे पहले मुझे बताओ प्रीएम्पशन पूरा क्लियर है, फिर हम विल पे आएंगे। आज ही विल शुरू करते हैं, वसीयत या विल। यहाँ तक क्लियर है हम? वरुण, शुभांग, पूर्वा, मुनीत एंड तथागत, व्हाट हैपन टू यू टुडे? क्लियर हो यहाँ तक? ओके, मुनीत, वरुण, शुभांग, पूर्वा, कविता, ऑल राइट कविता। चलिए अब हम करते हैं विल स्टार्ट। 2 मिनट देती हूँ आपको, सांस ले लो, एक टॉपिक के बाद एकदम दूसरा टॉपिक नहीं घुसता दिमाग में। 2 सेकंड लो, फिर हम विल करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। विल, वसीयत, गिफ्ट जो पढ़ा है आपने, तो गिफ्ट इज बेसिकली अ मोड ऑफ ट्रांसफर ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक मोड था। द आंसर इज यस। और प्रॉपर्टी कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ मैं, अगर मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी देना चाहूँ। अब जो हमारे बेसिकली लास्ट टॉपिक बचे हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के ही बचे हैं। अगर मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ तो मैं किस किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? मैं आपको गिफ्ट कर सकती हूँ, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैं आपको विल के थ्रू, मैं अपनी एक विल बना के जा सकती हूँ और आपको दे सकती हूँ। गिफ्ट में क्या होता है, इमीडिएट ट्रांसफ़र है, मैंने आज गिफ्ट किया आपको आज मिल जाएगी। लेकिन विल में क्या होगा कि जो एस्टेटर है उसकी डेथ के बाद मिलेगी। ओके, और कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है प्रॉपर्टी? इनहेरिटेंस से, राइट? इनहेरिट कर लेंगे अगर आप हैं, आप लीगली उसके लिए लीगल हेयर हैं, तो इनहेरिटेंस से मिल सकती है। और इसके अलावा कैसे मिल सकती है आपको? वक्फ, आप वक्फ से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये हम वक्फ में पढ़ेंगे। तो बेसिकली लास्ट के जो पोर्शन हम अभी डील कर रहे हैं, दे ऑल आर मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। किस किस तरीके से हम सो एंड सो पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, व्हाट आर द मोड्स। गिफ्ट हमने पढ़ लिया है, विल हम पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस और वक्फ हमारा बच जाएगा। तो अब विल में क्या होता है, क्या लिमिटेशन है, किसको विल किया जा सकता है, क्या सारी प्रॉपर्टी विल की जा सकती है, क्या सारी प्रॉपर्टी नहीं विल में दी जा सकती, एग्ज़ाम में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। गिफ्ट तो करी जा सकती थी, तो हमने पढ़ लिया। तो क्या कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ विल अंडर इस्लामिक लॉ इज सॉर्ट ऑफ बार्गेन बिटवीन टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहला तो ये व्यू क्लियर है कि प्रॉफिट ने कहा था कि आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उसके लीगल हेयर में। पहला बार्गेन का पॉइंट तो ये हो गया आपका। और ये कंसिडर करा जाता है डिवाइन लॉ कि आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी आपके लीगल हेयर्स को मिल जाएगी, दिस इज डिवाइन लॉ। ऑलराइट, यहाँ पे इसमें इंटरफेरेंस अनएक्सेप्टेबल है, ये भी हमारी, ये भी उसी साइड पे जाएगी बात। दूसरा पॉइंट बार्गेन का, या तो ये, दैट इज बार्गेनिंग। दूसरा पॉइंट ये कहा जाता है कि मॉरल ड्यूटी होती है सभी मुस्लिम की कि एक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करे। क्या हो, व्हाट इफ कि आपकी प्रॉपर्टी लीगल एयर, आपके लीगल एयर्स को मिलना जस्ट ना हो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक मिस्टर ए हैं, ठीक, क्या एग्जांपल लेंगे हम इसका? एक मिस्टर ए हैं, ये बोर्ड नहीं पसंद मुझे, ठीक है। एक है हमारे मिस्टर ए। मिस्टर ए के 2 बेटे हैं, बी और सी। कौन है ये? दे आर सन्स ऑफ मिस्टर ए।
अब मिस्टर ए के पास जो प्रॉपर्टी है वो नियरली इनकी जो प्रॉपर्टी होगी ना, कम से कम 100 करोड़ की है इनके पास प्रॉपर्टी। जब ये इतने रिच थे तो इन्होंने अपने सन बी और सी को अपनी लाइफ में ही इतना एजुकेटेड कर दिया, सब कुछ अच्छे से कर दिया। तो बी और सी इतना अर्न करते हैं कि इनकी मंथली या ईयरली अर्निंग मान लो 2 करोड़ है, और इनके पास भी ये तो अर्निंग है, और इनके पास भी कम से कम 50 करोड़ की दोनों के पास ऑलरेडी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये भी पॉइंट है। अब मिस्टर ए को लगता है कि उनको विल बनानी चाहिए, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ विल, आप सोचो अगर मिस्टर ए विल नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉपर्टी उनसे उनके लीगल एयर्स को चली जाएगी आधी आधी। ये 100 करोड़ की है, इनको 50-50 की मिल जाएगी, है ना, प्लस 50 मोर, प्लस 50, और यहाँ पे भी प्लस 50 मोर। किसकी वजह से मिली है? ये विल की वजह से मिली है इन दोनों को। ऐसा हो जाएगा अगर ये विल नहीं बनाते हैं तो, इन एब्सेंस ऑफ विल, तो ये लीगल एयर्स को चली जाती है। एज ए लीगल एयर ये लोग ये क्लेम कर लेंगे प्रॉपर्टी। चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन मिस्टर ए को लग रहा है अब उन्हें अपनी मॉरल ड्यूटी का रियलाइजेशन, ये हुआ डिवाइन लॉ कि आपकी प्रॉपर्टी आपके लीगल एयर को चली जाएगी, हमने बार्गेन का पहला पॉइंट समझा। लेकिन अब मिस्टर ए को मॉरल ड्यूटी रियलाइज हो रही है। उनको लग रहा है कि मैंने अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिया है ना कि ये ईयरली अर्निंग इनके 2-2 करोड़ है, ऑलरेडी 50-50 करोड़ के ये ओनर है। मुझे नहीं लगता कि इनको आगे मेरे 50-50 करोड़ देने की ज़रूरत है, बल्कि ऑन दी अदर हैंड मुझको लगता है कि मेरे एक मामा जी हैं और मेरे एक चाचा जी हैं, वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, उनके पास घर नहीं है, उनकी दोनों की 2-2 बेटियां हैं, और उनके पास पैसे नहीं हैं। तो अब यहाँ पे बार्गेन के दूसरे एस्पेक्ट पर आते हुए, अगर मिस्टर ए को ये रियलाइज हुआ कि मेरे खुद के लीगल एयर से ज़्यादा इन दोनों को, मेरे रिलेटिव्स को मेरे प्रॉपर्टी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये डिवाइन लॉ को थोड़ी देर के लिए चाहेंगे कि मैं नहीं देखूंगा। ऑन दी अदर हैंड ये इनहेरिटेंस को छोड़ के ये विल बनाना प्रेफर करेंगे। ये बताएंगे कि मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी इन लोगों को और इनकी बेटियों को चली जानी चाहिए, बिकॉज इन लोगों को ज़रूरत ज़्यादा है, मेरे बेटों को ज़रूरत नहीं है। और इस सिचुएशन में इन एब्सेंस ऑफ विल, अगर मिस्टर ए विल नहीं बनाते हैं तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? दोनों बेटों को जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये हुआ डिवाइन रूल और ये हुई उनकी मॉरल ड्यूटी। तो इसीलिए विल का जो कंसेप्ट है वो पिक्चर में आता है। इस्लामिक लॉ ये कहता है कि ठीक है लीगल एयर को तो जाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे कहा जाता है कि बीच का रास्ता निकालो। अब बिल्कुल ऐसा मत करो, ये 2-2 करोड़ वाला तो एग्जाम्पल ही था, हो सकता है इतना भी ना हो उनके पास, तो कोई राइट रास्ता चुनो। थोड़ा सा लीगल एयर के लिए छोड़ दो, थोड़ा विल करके जो आपको लगता है मामा चाचा या कोई भी XYZ ज़रूरत है तो उसको दे दो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, फैमिली के टुवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो है नहीं कि आपकी फैमिली के पास 1 रुपया नहीं बचे आपके डेथ के बाद, वो परेशान रहें, वो दूसरों के ऊपर रहें और आप विल में अपनी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को दे जाएं, तो इट इज़ नॉट द केस, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट जो था विल का। अब यहाँ पे मीनिंग और नेचर क्या होता है? जो विल है उसको टेस्टामेंट कहते हैं, है ना। ये एक ऐसा मेथड है जो किसी इंसान कैसे करता है कि अपनी प्रॉपर्टी अपनी खुद की मर्जी से जिसको वो देना चाहता है अपनी डेथ के बाद, वो अभी लिख कर चला जा सकता है कि हाँ भाई अभी मैं बता देता हूँ कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी किस किस को मिलेगी। जब उनकी डेथ हो जाएगी तो ये विल इफेक्ट में आ जाएगी, जिसको उन्होंने कहा था मिल जाएगी। तो ये ट्रांसफर होता है आफ्टर डेथ, है ना।
तो यानी बेसिकली एक जो विल होती है, लीगल डॉक्यूमेंट होती है, वो डिक्लेयर करती है इंटेंशन, जो टेस्टेटर है आपका, जिसने विल बनाई है, उसकी इंटेंशन बताती है कि वो क्या चाहता है, उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसके बाद इफेक्ट में कैसे आए और किस किस को मिले। ठीक है, चलिए मेंटेन करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ लिमिटेशन को लेके, क्योंकि मैंने बताया था ना दोनों ही पहलू हैं। आपके लीगल एयर्स को भी ज़रूरत हो सकती है आपकी प्रॉपर्टी की, और दूसरी तरफ आपकी कोई मॉरल ड्यूटी भी बन सकती है, तो दोनों को बैलेंस करो आप अपने लीगल एयर को भी बैलेंस करो और दूसरी मॉरल ड्यूटी को भी बैलेंस करो, तो ये आपका कर्तव्य है। अब शिया लॉ क्या कहता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज है सुन्नी लॉ शिया लॉ में। तो शिया लॉ क्या कहता है कि जो एक इंसान है वो 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता, विल नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन पहला जनरल रूल पढ़ेंगे आप, इसी तरह लिख लेना नोट्स में कि 1/3 से ज़्यादा विल नहीं करो, दिस इज जनरल रूल। अब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है आपका कि चलो ठीक है कर दो मोर देन 1/3 कर दो विल, बट इन व्हाट केस, जब आपके जो लीगल एयर्स हैं वो इस चीज की कंसेंट दे दें। तो देयर इज अ जनरल रूल और उसके बाद एक एक्सेप्शन। जनरल रूल शिया लॉ में क्या कहता है कि आप 1/3 से ज़्यादा नहीं करें विल अपनी प्रॉपर्टी की, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी की 1/3 से ज़्यादा विल कर सकते हैं अगर आपके लीगल एयर्स इस चीज़ का कंसेंट देते हैं तो, ठीक है, उनकी कंसेंट पे। अब विल जो है एक वॉलंटरी ट्रांसफ़र है आपकी प्रॉपर्टी का, जो ट्रांसफ़र आपकी डेथ के बाद पिक्चर में आता है। अब पार्टीज कौन कौन होती हैं, पहले आप मुझे बताइए, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हैं आप, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना एवरीवन, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्लीज लेट मी नो। ओके मुनीत, ओके पूर्वा, कविता, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। ओके, अब पार्टीज कौन कौन हो सकती हैं विल के अंदर, अगर आप प्रॉपर्टी विल कर रहे हैं। ओके वरुण, चलिए पार्टी कौन कौन हो सकती है विल में। सबसे पहला तो टेस्टेटर होना चाहिए पार्टी, जो विल बना रहा है वो टेस्टेटर है, उस वही तो बताएगा ना कि वो अपनी कौन सी विल किसको देना चाहता है। और टेस्टेटर के लिए एसेंशियल क्या है, कौन टेस्टेटर हो सकता है मुस्लिम लॉ की विल यानी वसीयत के हिसाब से। पहला, उसको मुस्लिम होना चाहिए, मुस्लिम होगा तभी तो मुस्लिम लॉ से गवर्न होगा ना। और सेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लुनेटिक है, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या, आप किसी के कोअर्जन में या किसी और इन्फ्लुएंस में विल बना रहे हैं। और 18 इयर्स के तो कम से कम आप होने ही चाहिए विल बनाने के लिए, उससे पहले तो आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। कंसेंट जो है आपकी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, किसी दबाव में, किसी की ज़बरदस्ती में, किसी भी तरह आपने विल नहीं बनाई होनी चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं के और कोई भी कोअर्जन नहीं किसी भी तरीके का, ठीक है। तो ये था हमारा टेस्टेटर। दूसरा पर्सन कौन होगा, दूसरा पर्सन होगा लेगेटी, जिसके लिए विल बनाई जा रही है ना, जिसको दिया जा रहा है प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पे एक प्रीरिक्विजिट क्या होते हैं कि आप एक इंसान होने चाहिए और आप एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, ठीक है, ह्यूमन इन एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे एक अनबॉर्न पर्सन जो है, लेकिन अगर वो मदर्स वूम में है तो उसके लिए विल कर सकते हो आप, है ना। अब जो आपका लेगेटी है यानी जिसके लिए विल किया जा रहा है, वो या तो एक्सेप्ट कर लेगा आपने जो उसके लिए विल बनाई है ना, या फिर मना कर देगा कि नहीं भाई मैं नहीं लेना चाहता। आप मना कर देंगे तो लीगल एयर्स कोई चली जाएगी फिर आपके बाद जो बचता है। अब ये तो दो लोग थे, एक जो विल बना रहा था और एक जिसके लिए विल बनाई जा रही थी, जिसको बेनिफिट दिए जा रहे थे विल में, दोनों की बात खत्म।
अब आ जाता है इम्पॉर्टेंट इंसान विल के लिए, एग्जीक्यूटर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कोई भी चीज़ है तो उसको एग्जीक्यूट तो कोई पर्सन ही कराता है ना, जादू से तो नहीं होगा। अब हमें विल के केस में एक एग्जीक्यूटर की ज़रूरत होती है जो अपॉइंट किया जाता है, टेस्टेटर करता है कि भाई देखो मैंने ये अपनी विल बनाई है, मैं टेस्टेटर हूँ, मेरा नाम ए है ना, और मैं अपनी विल के हिसाब से अपनी सारी प्रॉपर्टी बी को देना चाहता हूँ जो कि मेरा लेगेटी है, ठीक है, जिसके नाम पे विल जा रही है। तो मिस्टर सी, मैं आपको एग्जीक्यूटर अपॉइंट करता हूँ कि मेरे बाद मेरे डायरेक्शन के हिसाब से आप मेरी विल को बता देना और बी को उसके हिसाब से प्रॉपर्टी दे देना। और हो सकता है कि जो एग्जीक्यूटर मिस्टर ए ने अपनी लाइफ में किया था उनकी डेथ हो जाए या एग्जीक्यूटर ही अपॉइंट नहीं किया हो, पॉसिबिलिटी। तो ऐसे केस में कोर्ट भी कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे उसको, है ना। जब अपॉइंटमेंट हुई नहीं है टेस्टेटर की, एग्जीक्यूटर की, टेस्टेटर ने की ही नहीं है, वो भूल गए, उनको नहीं पता था, या डेथ हो गई एग्जीक्यूटर की, तो ऐसे केस में क्या होगा, कोर्ट अपॉइंट कर देगा। तो ये था एग्जीक्यूटर का रोल। अब आ जाते हैं एसेंशियल फॉर ऑफ अ वैलिड विल, यानी वसीयत। मुस्लिम लॉ में क्या होगा, क्या क्या एसेंशियल हैं, क्या कंडीशंस हैं जो विल के लिए फुलफिल होनी चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्या है कि जो टेस्टेटर है, जो विल बना रहा है, वो एक कॉम्पिटेंट होना चाहिए विल बनाने के लिए। हमने पढ़ा है ना उसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में कि 18 ईयर्स का हो, सेन हो, अपनी मर्जी से बना रहा हो और मुस्लिम हो। ठीक, जो उसकी कैपेसिटी है, कंसेंट है, जो लेगेटी की है, वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए। कैपेसिटी क्या मतलब, जिंदा इंसान चाहिए हमको, और कंसेंट क्या कि भाई मतलब वो एक्सेप्ट करे। अगर वो मना कर देगा नहीं भाई मैं तो नहीं ले रहा, वही कल की तरह या तो आपका घर हॉन्टेड है या उस पर इतने झगड़े हैं आपके लीगल एयर को लेकर, अब मुझे किसी चक्कर में नहीं फंसना, मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी विल में, या आपका घर हॉन्टेड है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो विल में प्रॉपर्टी जाएगी, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो विल में प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। जो लेगेसी है ना, वो कम से कम ऐसी जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं वो केपेबल होके दी जा सकती है विल में। क्योंकि मान लो कि कुछ ऐसी इनकैपेसिटी आ जाए, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिनको हम विल में नहीं दे सकते, जिनका हम विल नहीं कर सकते, वो एक्चुअली उसका उस पर राइट आपके लीगल एयर्स का ही ज़्यादा हो। सबसे बड़ी इनकैपेसिटी तो यही होती है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो आपका लीगल एयर ज़्यादा उस पर हक रखता है रेदर देन कि आप उसको विल में दे दो। ठीक है, लेगेटर की और लेगेटी की सबकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। लेगेटर यहाँ टेस्टेटर है, ठीक है, और जो लेगेटर है वो उसके पास कम से कम ओनरशिप तो होनी चाहिए उस चीज़ की, टेस्टामेंटरी राइट तो होने चाहिए। देखो, ओनरशिप और टेस्टामेंटरी राइट दो अलग चीज़ें होती हैं। ओनरशिप यानी मैं ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ओन करती हूँ, इसका लीगल ओनर मैं हूँ। और टेस्टामेंटरी राइट कई बार ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर भी होते हो ना, बिल्कुल लीगल ओनर, तो भी आपके पास उसके टेस्टामेंटरी राइट नहीं होते। टेस्टामेंटरी कैसे राइट नहीं होते कि आप उस प्रॉपर्टी को विल के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये टेस्टामेंटरी राइट होता है। यानी आप जिस प्रॉपर्टी को विल कर रहे हो, आपका सिर्फ ओनर होना काफ़ी नहीं है, आपका उस प्रॉपर्टी पे टेस्टामेंटरी राइट भी होना चाहिए। मतलब ऐसा राइट होना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी को विल में दे सको, वो प्रॉपर्टी भी केपेबल हो और आप भी केपेबल हो। ठीक है, अब कौन बना सकता है विल, देखो वही है, कुछ कंडीशन है, और मतलब सबसे आप ये समझो कि कॉम्पिटेंट तो होना ही चाहिए टेस्टेटर, जो हमने कॉम्पिटेंसी पढ़ी उसकी। और अगर वो कॉम्पिटेंट ही नहीं होगा तो जो वैलिडिटी होगी विल की वो स्टैंड नहीं करेगी, नल या वॉइड हो जाएगी। मान लो कॉम्पिटेंसी पे ही बात करते हैं, अगर उसकी कंसेंट ही फ्री ना हो, वो कोअर्जन से ली गई हो, तो विल नहीं स्टैंड करेगी ना। तो ये यही बात हो रही है। तो सारी उसकी कॉम्पिटेंसी की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी में हमने क्या पढ़ा, जो टेस्टेटर जो विल बना रहा है वो मुस्लिम होना चाहिए, है ना, तभी तो वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से गवर्न हो पाएगा, है ना। जबकि जो लेगेटी है ना, जिसके लिए वसीयत बनाई जा रही है, वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। सेम एज फॉर गिफ्ट, जो गिफ्ट कर रहा है, हिबा में जो गवर्न हो रहा है, जो गिफ्ट कर रहा है, डोनर जो है वो मुस्लिम होगा। आप कोई पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं तभी तो आप पर मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होगा। हाँ,
जिसको दे रहे हैं उसका धर्म मायने नहीं रखता। सेम चीज मुस्लिम लॉ में, आप विल बना रहे हैं ना, तो आपको मुस्लिम होना पड़ेगा, तभी आपके ऊपर मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होगा। अब विल के थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी दे किसको रहे हैं उससे मैटर नहीं करेगा, उसका धर्म मैटर नहीं करेगा। आपको साउंड माइंड भी होना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट कर रहे हैं आप, आपको मेजर भी होना चाहिए। और मेजर ये नहीं मुस्लिम लॉ के हिसाब से आपने प्यूबर्टी अटेन कर ली, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के सेक्शन 3 के हिसाब से आपको 18 साल का होना चाहिए, ठीक है। और एक बात बताओ, अब यहाँ तक एसेंशियल तो हमने समझ लिए, फ्री कंसेंट का अंदाज़ा कैसे लगता है? कई बार तो ऐसे ही उनकी लाइफ में पता लग जाता है। जैसे भी मान लो कि एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक, मिस्टर एक्स ने विल बनाई मिस्टर वाई के लिए, और विल बनाते ही मिस्टर एक्स ने सुसाइड कर ली। अब मिस्टर एक्स तो नहीं रहे हैं, अब किसी भी तरीके से साबित भी नहीं हो पा रहा है कि सुसाइड है, मर्डर है। अब क्या होगा? व्हाट इफ इसमें मिस्टर वाई की चाल हो, यहाँ पे स्टार प्लस पिक्चर में आ जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड कर देते हैं विल को, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सामने वाले ने सुसाइड क्यों की। शियर लॉ तो बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर करता है कि अगर सुसाइड होगी वहाँ पे लेगेटर की विल बनाने के बाद तो ये वॉइड है। लेकिन ये आफ्टर का यहाँ पे क्या मतलब है? ये आफ्टर लेगेटर आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो मरने के बाद भूत बन के विल बना रहा है। आफ्टर हिज डेथ का मतलब यहाँ समझते हैं, ये लेगेटर है, लेगेटर कहो, टेस्टेटर कहो, टेस्टेटर इज अ बेटर वर्ड, तो ये टेस्टेटर है। यहाँ तक ये जिंदा भी था, ठीक भी था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो टेस्टेटर था ना, इसने यहाँ आकर जहर खा लिया, पॉइजन्ड हिमसेल्फ। यहाँ आकर इसने क्या खा लिया? जहर। अब जब इसने जहर खा लिया तो अभी तो ये जिंदा है, मरा नहीं है। इस पीरियड में इसने क्या किया? विल बना दी, और यहाँ पे आके ये मर गया, इनकी डेथ हो गई। तो सुसाइड भी है, और ये मतलब है यहाँ पे आफ्टर हिज डेथ का, मतलब ये नहीं है कि वो मर कर बनाएगा, डोंट मिसअंडरस्टैंड। तो ये वॉइड होगी, क्योंकि ये इस वाले पीरियड की बात नहीं हो रही है। अगर उसने एक ढंग के पीरियड में बनाया है तो वहाँ तो कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हो ना आप, उसकी वैलिडिटी को। किसी ने मान लो 25 साल की उम्र में विल बना दी थी, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, और उसने 55 साल की उम्र में आके सुसाइड करी, तो फिर तो चांसेस होता है ना, सर्कमस्टांस देखे जाते हैं कि जो लेगेटी है जिसके लिए विल बनी है उसका तो कहीं हाथ नहीं है, तो सिर्फ ये देखा जाता है। अगर लगता है कि उसका कोई हाथ नहीं है, कोई और मर्डरर पकड़ा जाता है, तो विल परफेक्टली वैलिड होगी। लेकिन इस केस में कि पहले तो उसने जहर खाया और अब वो विल बना रहा है, तो यहाँ पे वॉइड कर रखा है। लॉजिक क्या होता है? इनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड। अब जब यहाँ पे इसने खुद से जहर खा लिया है, तो ये वाला पीरियड जिसमें विल बना रहा था, इसका दिमाग स्टेबल होगा? वो पॉइजन के इनटेक कर चुका है, वो उसी के ही उसमें होगा, असर में उसका कॉज हो रहा होगा, रैशनल थिंकिंग नहीं कर पाएगा ना, अब तो उसने जहर खा लिया। तो ये किसमें एक केस था आपका, मजहर हुसैन वर्सेस बोधा बीबी। यहाँ पे क्या कहा गया कि एक जो विल थी वो बनाई गई कैसे, एक पहले उसने पॉइजन कंज्यूम किया, जहर खा लिया, और उसके बाद उसने क्या किया कि विल बनाई। अगर पहले आप क्या कह रहे हो, पहले पॉइजन कंज्यूम किया फिर विल बनाई, अब यहाँ पे वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो वॉइड होगा। लेकिन अगर उसने विल बनाई होगी और फिर उसने पॉइजन कंज्यूम किया होगा, तो फिर तो ये वैलिड हो सकती है ना। फिर तो एक बात बताओ, फिर तो वैलिड होने में क्या दिक्कत है? हो सकता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, सिर्फ ये देखा जाता है, ओनस ऑफ प्रूविंग होती है इनवैलिडिटी की, कि भाई बाद में अगर कोई आके अलेज करे कि नहीं नहीं, भले ही इन्होंने विल पहले बना दी थी, बाद में जहर खाया है, बट मुझे लगता है जिसके लिए विल बनाई थी उसी का ही हाथ है इसमें, ठीक है, उसी का ही हाथ है इसमें। तो दो सिचुएशन होती हैं, एक तो आदमी ने यहाँ पे विल बनाई, यहाँ पे जहर खाया, तो यहाँ पे डेथ हुई, तो वैलिड है। या फिर आप प्रूव कर दो, आप प्रूव करो ना कि ये जो जिसके लिए विल बनाई है उसका हाथ है इसमें।
अगर आप नहीं प्रूव कर पा रहे हो तो विल तो वैलिड है। लेकिन दूसरा केस क्या होता है, यहां जहर खाया, जहर खा के विल बनाई, यहां डेथ हो गई और यहाँ विल आपकी वॉइड हो गई। शिया लॉ तो बहुत स्पेसिफिकली कहता है। यहाँ पे भी अगर आप कोर्ट में चले जाओगे, प्रूव कर दोगे कि नहीं भाई मेरा हाथ नहीं था, तो कोर्ट में तो कुछ भी पॉसिबल है। जनरल रूल यही है। बताइए यहाँ तक समझ आया आपको? यहाँ तक क्लियर हैं आप एवरीवन? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है विल में? ओके वरुण, चलिए ठीक है। ओके कविता, तथागत, मुनीर, मुनीत चलिए, यहाँ पे ये कहा जाता है सुन्नी लॉ में कि ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, इनवैलिडिटी ऑफ विल की जो है कोई रूल नहीं है। हाँ, एज लॉन्ग एज आप कोर्ट में जाके प्रूव कर देते हो ना कि हाँ भाई उसकी सुसाइड में इसका हाथ था। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सुसाइड एंड मर्डर, ठीक है? तो वो चीज़ ध्यान रखना, देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन सुसाइड एंड मर्डर। तो यहाँ पे सुसाइड की बात हो रही है अभी। आगे क्या कह रहा है ये, हु कैन टेक प्रॉपर्टी अंडर अ विल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि किस किस को प्रॉपर्टी दी जा सकती है अंडर अ विल। अब विल के वैलिड होने के लिए कंपिटेंसी लेगेटी की ज़रूरी है। अब क्या होगी इसकी कंपिटेंसी? पहले तो एग्जिस्ट तो करता हो, आपके सपनों में ही नहीं आना चाहिए, वो रियल में होना चाहिए ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर सके, है ना? अब एक लेगेटी को विल बनाई जा रही है, फिर जब उसकी टेस्टेटर की डेथ हो जाएगी उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन ये जो डेथ हो गई है ना आपके टेस्टेटर की, तो यहाँ इनकी डेथ के बाद इनको जिंदा होना चाहिए जिनके लिए विल बनी थी। आपको तो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, तभी तो आप अपनी विल क्लेम करेंगे। इनके डेथ के बाद तो यानी इनके लाइफ टाइम में ही आप एग्जिस्टेंस में आ जाना। अब अगर मिस्टर ए विल बनाते हैं किसी अनबॉर्न चाइल्ड के लिए, अब अनबॉर्न चाइल्ड के लिए अगर विल बनी है तो जनरली प्रेफरेबल रूल क्या है? प्रेफरेबल ये है कि इनके लिए विल बन सकती है, बट प्रेफर किया जाएगा कि इनके लाइफ टाइम में ये एग्जिस्टेंस में आ जाएं। कुछ लॉज, कुछ जूरिस्ट का मानना ये है इनका मदर के वूम में होना भी एग्जिस्टेंस का सबूत होता है, उसको भी माना जाएगा। तो केस टू केस वेरी करता है ये, ठीक है? कहाँ गया हमारा पॉइंट? तो ये क्या कह रहा है, अ विल इज मेड बाय अ लेगेटर इन फेवर ऑफ अ लेगेटी फॉर इट टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, एग्जीक्यूट तो आफ्टर हिज डेथ होगी, बट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लेगेटी। यानी दूसरा पॉइंट ये है कि ये है हमारे टेस्टेटर, इन्होंने मिस्टर टेस्टेटर ने बना दी विल, टेस्टेटर ने विल बना दी अपने लेगेटी के लिए, तो कम से कम इन्हें इनको सरवाइव तो करना है। अगर लेगेटी की डेथ पहले हो गई टेस्टेटर से, फिर क्योंकि जब तक ये नहीं मरेंगे इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। देखो हार्श है बट सच्चाई यही है, जब तक इनकी डेथ नहीं होगी इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इनकी डेथ पहले हो गई फिर किसको प्रॉपर्टी मिलेगी? क्या इनके लीगल एयर्स को मिलेगी? नो, इनके लिए थी विल, लीगल एयर्स का चक्कर नहीं है यहाँ पे। ये बाद में चाहे तो विल में चेंज करके वो प्रॉपर्टी इनके लीगल एयर्स को दे सकते हैं, लेकिन टेस्टेटर की डेथ पहले होनी चाहिए। टेस्टेटर की डेथ हो जाएगी तभी तो लेगेटी को प्रॉपर्टी मिलेगी। ओके, आगे क्या है, इफ अ लेगेटर सर्वाइव्स लेगेटी, यानी अगर इनकी तो डेथ हुई नहीं, जिन्होंने विल बनाई थी, इन्होंने विल बनाई थी, इनकी डेथ नहीं हुई, इनकी डेथ के बाद मिलनी थी, जिनके लिए बनाई थी उनकी डेथ हो गई, तो शिया लॉ क्या कहता है कि ये लैप्स हो जाएगी, है ना? फिर क्या होगा, लीगल एयर्स जो है ना लेगेटी के, वहाँ पे क्या होगा कि अगर लेगेटी के लीगल, ये शिया लॉ है तो लेगेटी के लीगल एयर्स है उसको मिल जाएगी, नहीं है तो लैप्स हो जाएगी। लेकिन ये एग्जाम का पॉइंट है, सुन्नी लॉ क्या कहता है? सुन्नी लॉ ये कहता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस आ जाएगी लेगेटर को। समझो इसको,
ये आदमी है, ये विल बना रहा है, और ये है आपका टेस्टेटर। ये आदमी है, इसके लिए विल बन रही है, ये है लेगेटी, इसको प्रॉपर्टी मिलनी थी। तो जनरल रूल क्या है आपका कि इसकी डेथ होगी और इसकी डेथ होते ही इसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, ये एक सीधा जनरल सा रूल है। लेकिन यहाँ पे हुआ ऐसा कि ये तो जिंदा है, अभी जब तक मरेंगे नहीं तब तक प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी इनको, तो अभी जिंदा है तो प्रॉपर्टी का सवाल नहीं है। लेकिन ये जिनको विल मिलने वाली थी इनकी डेथ पहले हो गई। अब शिया लॉ क्या कह रहा है कि अगर इनके लीगल एयर्स हैं चलो उनको दे दो, नहीं है तो उसको वापस ला दो। लेकिन सुन्नी लॉ क्या कह रहा है कि अगर यहाँ ये जिंदा नहीं है अब, या तो ये जिंदा रहते प्रॉपर्टी लेने के लिए, अगर ये जिंदा नहीं है ना अब, तो जिन्होंने विल बनाई थी ना उनके वापस ही भेज दो उनकी प्रॉपर्टी, उन्हीं को ही वापस कर दो, विल को बिल्कुल लैप्स कर दो। ये है पॉइंट और ये है प्री का पॉइंट। बताओ क्लियर है या नहीं? एवरीवन प्लीज टेल मी कि ये पॉइंट क्लियर है आपको, डेथ वाला स्पेशली? ओके मुनीब, बाकी है ना, ये प्री में आ जाता है। प्लीज इसको लेकर अपना माइंड थोड़ा क्लियर रखना। पहले मरना उसी को ही है जिसने विल बनाई है, तभी तो दूसरे वाले को प्रॉपर्टी मिलेगी। चलिए ठीक है, ओके कविता वरुण। अब यहाँ पे क्या करा जा रहा है, अगला पॉइंट पढ़ा जा रहा है कि एक विल जो है वो डिक्लेयर हो सकती है किसी इंसेन पर्सन के लिए भी, माइनर के लिए भी और नॉन मुस्लिम के लिए भी। वजह, जो प्रॉपर्टी दे रहा है, जो अपनी प्रॉपर्टी विल में दे रहा है, जैसे कल गिफ्ट में पढ़ा था, उसका मुस्लिम होना ज़रूरी है, उसका सेन होना ज़रूरी है, उसका मेजर होना ज़रूरी है। भाई जिसको दी जा रही है उसको तो बेनिफिट दिए जा रहे हैं ना, और बेनिफिट हम हमेशा कॉम्पिटेंट इंसान को तो नहीं देते, बेनिफिट हम उसको देते हैं जिसको ज़रूरत होती है। तो वो वहाँ पे माइनर भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। कॉम्पिटेंसी की जो शर्तें हैं सिर्फ उस इंसान के लिए हैं जो विल बना रहा है, ना कि उस इंसान के लिए है कि जिसके लिए विल बन रही है। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लेगेटी है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। उसकी कॉम्पिटेंसी पे इतना नहीं है कि उसको मुस्लिम होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, सेन होना चाहिए, नो, बस एग्जिस्टेंस में हो वो अपनी प्रॉपर्टी को हेल्ड करने के लिए। तो जो एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, स्टेट ऑफ माइंड, ये मटेरियल है लेगेटी के लिए। इसको कॉम्पिटेंट होने का मतलब है उसको सिर्फ एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, विल जो है वो एक चैरिटेबल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी जा सकती है। ठीक है, बस एक वैलिड लेगेटी हो सकते हैं वो। क्यों? आप वहाँ हेल्प नहीं कर सकते विल से अपनी प्रॉपर्टी की, ज़रूरी है आप जिंदा इंसान को ही देंगे? आप किसी ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल खुलवा दो, और कहीं पे ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है, पैसा चाहिए, किसी हॉस्पिटल बनवा दो, इस तरह की जगहों पर भी जा सकती है। अनबॉर्न चाइल्ड पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। अब एक सीधी सी बात है, अनबॉर्न चाइल्ड अपनी प्रॉपर्टी विल में तो दे नहीं सकता, वहां तो भूल ही जाओ, टेस्टेटर के नाम पे तो भूल ही जाओ। अनबॉर्न चाइल्ड पे सवाल किसका उठता है कि क्या वो किसी भी तरीके से लेगेटी बन सकता है या नहीं? तो आंसर इज यस। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अभी वो एग्जिस्टेंस में आ गया, भले वो मदर के वोम में है, तो क्या है, अ चाइल्ड, अ विल टू अ चाइल्ड हु इज इन मदर्स वोम इज वैलिड, क्योंकि एग्जिस्टेंस में तो आ ही गया है वो, है ना, मदर के वोम में तो है, एग्जिस्टेंस तो माना जाएगा उसका। जब विल का डिक्लेरेशन हो रहा है तभी, है ना, वो कब होना चाहिए? अब 2 पॉइंट समझो यहाँ पे, उसको एग्जिस्टेंस में कब होना चाहिए? 2 पॉइंट हैं आपकी। पहला पॉइंट है एट द टाइम ऑफ मेकिंग विल, है ना, या फिर
declaration, where is my other spelling? डिक्लेरेशन ऑफ विल के टाइम पे। और दूसरा पॉइंट है एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ। टेस्टेटर की डेथ के समय 2 टाइम पीरियड हैं हमारे पास। तो ये लॉ क्या कह रहा है, कब एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, इस टाइम पे या इस टाइम पे? इस टाइम पे होना चाहिए जब विल डिक्लेयर की जा रही है या विल बनाई जा रही है, तब अनबॉर्न चाइल्ड को मदर के वूम में होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि जिसके लिए विल बन रही है उसका एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। ये एग्जिस्टेंस की बात यहाँ नहीं हो रही है, जब विल बनाई जा रही है, डिक्लेयर की जा रही है, उस टाइम पे आपका एग्जिस्टेंस मांगा जा रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? यहाँ पे आपको एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, यहाँ की बात नहीं। यहाँ तो फिर आप जिंदा इंसान ही हो जाओगे ना। अब द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लेगेटी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ विल, यानी अगर आप यहीं पे एग्जिस्टेंस में नहीं हो, मदर के वोम में भी नहीं हो इस टाइम पे, तो यहाँ पे तो ये वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। कब आपको एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, बार बार बता रही हूँ, जब विल बन रही है, उसके डेथ के टाइम की बात नहीं हो रही है। अब आ जाता है सबसे सस्पेंसफुल टॉपिक, विच इज लेगेटर्स मर्डरर। अगर मैंने तो मिस्टर ए बनाते हैं एक विल, किसके लिए? मिस्टर बी के लिए विल बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड मिस्टर बी मर्डर कर देते हैं मिस्टर ए का। अब बताओ, मिस्टर ए विल बना रहे हैं आपके लिए और ये मर्डर कर देते हैं कि ये मर जाएंगे तो प्रॉपर्टी मिलेगी, पता नहीं नेचुरली तो कितना जिएंगे, तो इनको ख़त्म करके ही प्रॉपर्टी लो। तो सिचुएशन क्या राइज हो रही है कि एक विल जो है वो टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन है, यानी उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन या ट्रांसफर ही डेथ के बाद होगा जो उसको बना रहा है उसकी, आफ्टर डेथ ऑफ टेस्टेटर होगा। यानी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है ना कि आप चाहें कि अनड्यू एडवांटेज लेना, कैसे तो मर नहीं रहे, हो सकता है 10, 20, 50 साल, कितना साल जिएंगे अभी, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, मैं इनको अभी मार देता हूँ और कम से कम इनकी डेथ के बाद मुझे प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, तो ये हरकत आपकी वॉइड है। अगर जो लेगेटी है, देखो फिर तो ये बात है कि फिर तो अगर बेबी का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद तो अब आपको ये देखना पड़ेगा ना कि जो आदमी विल बना रहा था वो जिंदा है या नहीं। अगर वो ही अभी जिंदा है तो अभी तो बेबी का जन्म हुआ और उसकी डेथ हो गई, तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो टेस्टेटर की डेथ के बाद होगी ना। अगर मान लो आपका सवाल लिया है मैंने, कविता विल बनी अनबॉर्न के लिए और अनबॉर्न का जन्म हुआ और 2 दिन बाद लेट से या 2 साल बाद लेट से डेथ हो जाती है इस बच्चे की। अब सवाल उठता है कि जिसने विल बनाई थी, टेस्टेटर जो है वो जिंदा है क्या? अगर वो जिंदा है तो अभी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई होगी। ये जिए या मरे, जब तक ये आदमी जिंदा है जिसने विल बनाई है तब तक तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी डेथ इससे पहले हो गई है, यानी ये तो 2 दिन बाद मरा, यहाँ पे बीच में टेस्टेटर की डेथ हो गई थी, यानी इस दिन प्रॉपर्टी इस बच्चे को आ गई थी, अगले दिन बच्चा मरा है, तो फिर देखा जाएगा प्रॉपर्टी बच्चे के आयर्स लीगल एयर्स के पास जाएगी या टेस्टेटर के लीगल एयर्स के पास जाएगी। वो विल के नेचर और विल पे डिपेंड करेगा, है ना। समझ गई कविता? जल्दी बताओ, क्लियर हो कविता? अब क्योंकि बच्चे की डेथ से फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी तो टेस्टेटर की डेथ से जाएगी ना। मान लो बच्चे की डेथ भी हो गई लेकिन अभी टेस्टेटर तो जिंदा ही था, अभी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई थी। गेटिंग मी? यप। चलो
अब आ जाते हैं मर्डर पे थे, तो अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए, अब वो वैसे तो नहीं मर रहा है, उसको मार के ही प्रॉपर्टी लो किया आपने। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई ये कह रहा है अनइंटेंशनल डेथ थी, ओके शुभांग, यानी मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मेरी इंटेंशन नहीं थी, फिर भी इनवैलिड है विल तो, क्योंकि आपकी इंटेंशन हम आपके माइंड में घुस के तो नहीं निकालेंगे। कई बार हो सकता है सर्कमस्टांस ऐसा नहीं कह रहे हो, लेकिन शिया लॉ ऐसा कहता है कि फिर भी अगर दूसरे सामने वाले की वजह से हुई है डेथ लेकिन इंटेंशनल नहीं था, तो यहाँ पे विल को इनवैलिड करो नहीं समझ आता। जैसे कि शिया लॉ सच कॉजिंग ऑफ डेथ डज नॉट होल्ड द विल टू बी इनवैलिड, ये नहीं कर रहे हैं इनवैलिड। यानी ये टेस्टेटर था, ये लेगेटी था, लेगेटी की वजह से टेस्टेटर की डेथ हो गई है, लेकिन ये क्लेम कर रहा है नहीं भाई मैंने इंटेंशनली नहीं मारा, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो शिया लॉ कह रहा है कि भाई मत करो ना इनवैलिड, क्यों कर रहे हो, क्योंकि नहीं समझ आ रहा ना उसको कि उसने नहीं मारा है, इंटेंशनली नहीं था। लेकिन लीगल एयर्स जो हैं उनकी कंसेंट ले लो फिर एक बार। इस आदमी का मर्डर हुआ था ना, इसके लीगल एयर्स से पूछो, इसके लीगल एयर से पूछो इनको क्या लगता है, ये क्या चाहते हैं कि लेगेटी कह रहा है उसने जानकर नहीं मारा तो चलो नहीं करते इनवैलिड, आपको क्या लगता है दे दें प्रॉपर्टी? अगर ये यस कहेंगे तो दे देना, मना करेंगे तो मत देना, है ना। अगर लेगेटी सोल ओनर है तो कोई कंसेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है, फिर वो वैलिडली चली जाएगी, है ना। अब यहाँ पे अगर लेगेटर होना चाहिए, ये वर्ड नोट्स में भी कर लेना, अगर इसका कोई एयर ही नहीं, लीगल एयर ही नहीं था तो फिर किसकी कंसेंट, फिर तो इसको चली जाएगी। ये शिया लॉ कहता है। लेकिन सुन्नी लॉ कहता है कि एक मर्डरर अगर उसने मर्डर किया है, अब वो इंटेंशन कह रहा है नहीं इंटेंशन कह रहा है, तो ऐसे में कोर्ट पे छोड़ दो, ठीक, कोर्ट पर छोड़ दो। यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? एवरीवन ऑल राइट, मुनीर, तथागत, कविता, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके वरुण, अब ये क्या कह रहा है, कंसेंट ऑफ लेगेटी, यानी आपने विल बना दी, आपकी कंसेंट देखी गई, अब जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है उसकी मर्जी भी तो पूछ लो। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पे इतने झगड़े हों आपके लीगल एयर्स के कि मैं आपकी प्रॉपर्टी विल में लेकर अपने लिए एक और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी और प्रॉब्लम में फंसूँ आपकी प्रॉपर्टी लेके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि हो सकता है आपका घर हॉन्टेड हो, मुझे तभी भी नहीं चाहिए। तो क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ विल में द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज इट हैज़ टू बी मैंडेटरी फ्री, यानी जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसकी भी कंसेंट लो और जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है उसकी भी कंसेंट लो। Therefore, the transferring of ownership of legacy to the legatee needs to be alignment with the legatee's consent। यानी अगर आप अपनी मर्जी से मुझे विल में प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, एक बार मेरी कंसेंट भी पूछ लीजिए कि क्या मैं विल में आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ। तो जो लेगेटी है वो एक कम्पटेंट राइट रखता है डिस्क्लेम करने का विल को। ये जो डिस्क्लेम विल है प्रॉपर्टी, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल नहीं होगी, अगर मतलब मान लो मैं कहती हूँ नहीं मैं तो नहीं लूँगी आपका हॉन्टेड हाउस, ठीक है, मुझे तो नहीं चाहिए आपका हॉन्टेड हाउस, फिर आपकी डेथ के बाद क्या वो प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र हो जाएगी? द आंसर इज नो। आगे क्या है, अ लेगेटी हैज़ अ कंप्लीट राइट टू डिस्क्लेम द विल, उसके पास पूरा राइट है, उसके लिए विल बनाई गई है, वो तो नहीं ले रहा, उसे तो नहीं चाहिए। एंड ऑन सच डिस्क्लेम, जो प्रॉपर्टी है जो विल में दी गई है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी लेगेटी को। अगर आप ज़बरदस्ती अपने हॉन्टेड हाउस की विल मेरे लिए करेंगे, मैंने कंसेंट नहीं दिया है, मैंने डिस्क्लेम किया है, तो वो मुझे ट्रांसफ़र नहीं होगी। जबकि शिया लॉ कुछ और कहता है। शिया लॉ क्या कहता है कि लेगेटी अगर एक्सेप्ट करेगा पार्ट ऑफ जो विल में प्रॉपर्टी है तो वो डिस्क्लेम वाला रिमाइंडर हो सकता है। कहने का मतलब ये है ये लैंड है
और ये आपका हॉन्टेड हाउस है, आपने दोनों चीज़ें मुझे विल में दी हैं। तो शिया लॉ की बात कर रही हूँ मैं, मुस्लिम वो सुन्नी लॉ तो नहीं कहता कि आप उसके टुकड़े करो। तो मैं क्या बोलूँगी ना कि नहीं नहीं मुझे आपका ये हॉन्टेड हाउस तो नहीं चाहिए, हाँ ये वाला लैंड मुझे दे सकते हो आप विल में। तो शिया लॉ के हिसाब से ऐसा हो जाएगा कि जो मैंने डिस्क्लेम किया है आपका हॉन्टेड हाउस वो आप ही रख लो, ये वाला लैंड मुझे दे दो। ये शिया लॉ कहता है। लेकिन सुन्नी लॉ कहता है या तो पूरी ही विल एक्सेप्ट करो या पूरी ही डिस्क्लेम करो, है ना। जॉइंट लेगेटी क्या होते हैं, देखो हो सकता है जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना शुरू में जिसके बच्चे रिच थे, रिमेंबर, आते हैं उसी एग्जाम्पल पे। यहाँ पे ये जो मिस्टर ए थे, इस आदमी को जिसको विल बनानी थी, इसके बच्चे तो बहुत रिच थे, लेकिन यहाँ दो लोग थे, मामा और चाचा, जो पुअर थे। तो यहाँ पे मामा प्लस चाचा के लिए भी तो विल बन सकती है। अगर मामा चाचा दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग फैमिली में रहते हैं, दो अलग अलग एग्जिस्टेंस है, दोनों के लिए विल बन रही है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, जॉइंट लेगेटी। अब ये जो जॉइंट लेगेटी हैं आपके, पहले मामा है और दूसरे चाचा हैं, ठीक है, ये मामा और चाचा जॉइंट लेगेटी हैं आपके। यही कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई कर सकते हो आप ऐसा, ऐसा हो सकता है ना मोर देन वन लेगेटी हो, और इन दोनों को मामा और चाचा को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, जॉइंट लेगेटी कहा जाएगा। वातीस, ये आपने स्पेलिंग सही लिखी है, वातीस, वातीस क्या, वातीस उर्दू है क्या, मैं नहीं समझ रही। अच्छा ये व्हाट इज लिखा है, आई एम सो सॉरी। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, बेक्रेडिट प्रॉपर्टी का मतलब वही होता है, विल वाली प्रॉपर्टी जो विल में दी गई है, वो वाली प्रॉपर्टी। मुझे लगा है कोई उर्दू टर्म है, सॉरी। हाँ ये प्रॉपर्टी होती है जो विल में दी गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो करेक्ट, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो ये जॉइंट लेगेटी हो जाएंगे, लेगेटी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांस, दो सर्कमस्टांस अराइज होते हैं। सबसे पहला कि आप कम से कम बताओ कि आप और आप दो लोग हैं, यू आर मामा एंड यू आर बिंग चाचा, आपके लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी विल कर रहा हूँ। सबसे पहले उनका शेयर बताओ कि देखो 50% आपका, मेरा 100 करोड़ का था ना मिस्टर ए का, तो देखो 50 करोड़ आपका है मामा जी और 50 करोड़ आपका है चाचा जी। आप जिस भी तरीके से देना चाहें, हो सकता है मामा जी के बच्चे ज़्यादा हों, आप चाहते हैं कि मामा जी को 60 करोड़ मिल जाए, मामा जी को 60 करोड़ मिल जाए और 40 करोड़ चाचा जी को मिल जाए, उनके बच्चे ज़्यादा हैं, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। कहने का मतलब है कि शेयर को बता दो भाई, शेयर स्पेसिफाई कर दो। अगर शेयर अनस्पेसिफाइड होगा फिर क्या होगा, दो सिचुएशन एनालाइज हो रही है। पहली जहाँ पे शेयर स्पेसिफाइड है वहाँ तो झगड़ेंगे ही नहीं, जिसका जितना विल में शेयर है, 50-50 है, 60-40 है, 40-60 है या 70-30 है, जो भी है वो अपने स्पेसिफाइड शेयर के हिसाब से ले लेंगे प्रॉपर्टी। लेकिन अगर शेयर स्पेसिफाई है ही नहीं, जहाँ स्पेसिफाइड है, तो जो स्पेसिफाइड शेयर है वो उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। जैसे मान लो उसने अपने बच्चों के लिए करी है सन 1, सन 2, सन 3, तो उसने कहा इसको थर्ड पार्टी मतलब 1/3 हिस्सा मिलेगा, इसको दूसरा और इसको 1, तो ये 3:1 के रेशो में इन तीनों को मिल जाएगी। जो जैसे स्पेसिफाइड है वैसे मिलेगी, जैसे उसने कहा है। लेकिन अगर शेयर स्पेसिफाइड नहीं है, इन दैट केस क्या होगा, तो अगर शेयर स्पेसिफाई नहीं किया है टेस्टेटर ने, तो कैसे दी जाएगी, इक्वली दी जाएगी। ये क्वेश्चन बनता है। अगर मैं नहीं बता रही हूँ ना कि 60-40, 70-30 और 20-80 जाएगा, तो फिर वो 50-50 जाएगा, है ना। या तो मैं बता दूंगी ढंग से, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो वो 50-50 जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या फॉर्मेलिटी हो सकती है पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा कि स्पेसिफाइड शेयर, अनस्पेसिफाइड शेयर, ये आपको ना मेंस में भी देखने के लिए मिल जाएगा। एक स्टोरी दे रखी होगी कि मिस्टर एक्स थे, उन्होंने दो जॉइंट ट्रस्टी के लेगेटी के लिए विल करी
और वो बिना शेयर स्पेसिफाई किए उनकी डेथ हो गई। अब सिचुएशन ये है कि किसको कितना हिस्सा दें, किसको कितना हिस्सा नहीं दें, तो इस तरीके के आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है तो उनका स्पेसिफाइड शेयर ही जाएगा, और अगर उन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया है तो 50-50 जाएगा। अगर आपको इस, वैसे तो मैम ये जनरल रूल ही है। हाँ जी, ये सब भी सारे पर्सनल रूल भी जनरल ही लगते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। चलिए, ऑल राइट वजन तथागत मुनीत, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेलिटीज ऑफ अ वसीयत या फिर विल। फॉर्मेलिटी क्या क्या होनी चाहिए? कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, is there any particular format to do it, or there is no particular format needed for that particular thing, ठीक है। तो oral will, अब oral will के बारे में पढ़ते हैं। A will may be declared orally by simple uttering words like now I bequeath this property in the name of X after my death। सिर्फ एक a mere announcement of making a will validates the will, ठीक है। यानी ओरल विल परफेक्टली वैलिड। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि क्या वैलिड है ओरल विल, तो बिल्कुल वैलिड है ना। अनएम्बिगुअस है ना, जो एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए उसके वर्ड्स में, पहली बात। दूसरी बात क्या है, पहला तो एम्बिगिटी होगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा ना क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो ओरल विल कर सकता है, तो प्री में पूछ लेगा ओरल विल हो सकती है या नहीं, या मेंस में आपको एक कहानी सुना देगा कि मिस्टर एक्स थे, उन्होंने अपनी डेथ से पहले ओरली डिक्लेयर किया था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को देना चाहते हैं। तो अब विल चैलेंज कर दी गई कि कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, कोई रिटर्न विल नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो आप बताइए कि सही है या नहीं, तो आप बताएंगे कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ओरल विल होती है। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जो बताना पड़ेगा कि आपको कि ऐसी कोई वैलिड विल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ये बहुत हैवी होता है भाई, ये बहुत हैवी होता है। कैसे बताओगे अगर उस कमरे में सिर्फ एक्स और वाई ही थे और एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी विल कर दी वाई को, भाई वाई बेचारा कैसे लोगों को यकीन दिलाता घूमेगा कि नहीं भाई मेरे लिए प्रॉपर्टी विल की गई है। तो एक ओरल विल के पास ना जो प्रूव करना पड़ता है वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, किस टाइम किस प्लेस पे की गई, क्या कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास, तो इसीलिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, आपके लिए कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर ही नहीं की गई हो। रिटर्न विल क्या होता है? रिटर्न विल रिक्वायर नहीं करती कोई भी स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ऐसा है, प्लेन कागज़ उठाओ, प्लेन कागज़ पे साफ साफ लिख दो मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बाद मिस्टर एक्स को देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, दिस इज़ परफेक्टली वैलिड विल। ऐसा नहीं है स्टैम्प पेपर लाओ ऐसे लिखो, कर्सिव में होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन बस एक अनएम्बिगुअस नहीं हो कि कोई पढ़ रहा है समझ नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टी एक्स को देना चाहते हो, वाई को देना चाहते हो, कौन सी प्रॉपर्टी देना चाहते हो, कितनी प्रॉपर्टी देना चाहते हो, आपने हाउस मेंशन किया है, आपके 3 घर हैं, कौन सा वाला घर देना चाहते हो, तो एम्बिगुइटी नहीं बर्दाश्त होती। बाकी कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक केस में औलिया बेगम वर्सेस अलाउद्दीन के केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि जो वैलिडिटी होती है ना विल की, जहाँ पे ये साइन नहीं की गई है टेस्टेटर के थ्रू, तो यहाँ पे वैलिडिटी पे सवाल उठेंगे। देखो अगर आपने क्या करा रखा है कि बना दी है विल, तो कहा क्या जाता है जो एडवाइजेबल है कि उसको साइन कर दो, है ना, और अटेस्ट करा दो 2 विटनेस से। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो साइन नहीं है और विटनेस नहीं है तो वो वैलिड ही नहीं है, नहीं वैलिड है बट एडवाइजेबल है। क्या है? एडवाइजेबल है कि भाई साइन कर दो और विटनेस से अटेस्ट करा दो। तो औलिया बेगम वर्सेस अलाउद्दीन के केस में कोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि वैलिडिटी ऑफ द विल where it is not signed by the testator or attested by witnesses, यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्सप्रेस क्लियर इंटेंशन अगर दिखा देंगे कि जिस टाइम टेस्टेटर विल बना रहे थे उनकी इंटेंशन थी वो अपनी प्रॉपर्टी इनको देना चाहते थे, अगर आप वहाँ इंटेंशन प्रूव कर दोगे, वो सर्कमस्टांस दिखा दोगे, हाँ स्ट्रॉन्ग, हाँ तथागत, तो फिर वहाँ पे कोई साइन वाइन की उतनी दिक्कत पड़ती नहीं है। एक ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, विल मेड ऑन डेथ बेड, मर्ज उल मौत। मैंने एक और टॉपिक में मर्ज उल मौत कराया था ना आपको,
डेथ बेड यानी मर्ज उल मौत, अ विल मेड बाय द टेस्टेटर ऑन हिज डेथ बेड, और जनरली ये चीज़ प्रैक्टिस में होती है। व्हेन समवन इज ऑन हिज और हर डेथ बेड, तो वो ऐसे में विल बनाता है, उसको मर्जुल मौत कहा जाता है, और परफेक्टली वैलिड विल है। जब इंसान को लगता है कि अब उसका अंत करीब है तो वो विल जैसे काम करता है। एक लिमिटेड टेस्टामेंटरी पावर होती है टेस्टेटर की, जो अप्लाई की जाती है ना, जो रिस्ट्रिक्ट करती है उसको कि वो 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी विल ना करे। और ये सोच के बनाया है, शुरू में जब हमने बार्गेन पढ़ा था कि लीगल हेयर्स का भी हिस्सा है, मॉरल ड्यूटी भी है, तो भाई 1/3 विल कर दो, बाकी अपने लीगल हेयर के लिए छोड़ दो। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके लीगल हेयर्स आपको अलाउ कर दें कि नहीं नहीं आप कंप्लीट भी कर दो, हाँ जी डिवोर्स में पढ़ाया था, अगर आपके लीगल हेयर्स आपको दे रहे हैं इजाज़त के नहीं भाई कर दो तो कर दो, ठीक है। सबसे पहला है कि आप क्या करोगे, 1/3 करोगे, ये एडवाइजेबल है। और अगर आपके जो लीगल हेयर्स हैं वो आपको परमिशन दे रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है तो कर दो, फिर क्या दिक्कत है। तो एक इब्राहिम गुलाम आदिफ वर्सेस साइबो के केस में क्या कहा गया था कि जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में होती है ना, कि जो गिफ्ट की गई है, विल की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डेथ ऑफ द टेस्टेटर है उस चीज़ में देखा जाएगा ध्यान से कि व्हाट वाज हिज इंटेंशन। जैसे द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन वाज हेल्ड टू बी अ वैलिड गिफ्ट, वहाँ पे प्रॉपर्टी थी उसको वैलिड गिफ्ट माना गया था रेदर देन अ विल। क्यों ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डेथ के बाद उन्होंने ओनरशिप नहीं दी थी, उन्होंने अपनी लाइफ में ही दे दी थी इस केस में। तो उन्होंने बोला कि अगर उनकी लाइफ में ही वो, अब जैसे होता है ना कुछ लोग के नहीं अभी तो मैं ठीक हूँ आगे का पता नहीं, ये प्रॉपर्टी आप ही रख लो, तो अब वो कोर्ट में गया कि तो इन्होंने अपनी विल के हिसाब से दी है मुझे, तो कोर्ट ने कहा वो उन्होंने अपनी विल के हिसाब से नहीं दी है आपको, वो उन्होंने गिफ्ट करी है आपको, क्योंकि अगर विल करते तो उनकी डेथ के बाद वो चीज़ पिक्चर में आती। समझ रहे हैं आप, जो सब्जेक्ट मैटर होता है विल का, उसके बारे में क्या कहेंगे कि उस सब्जेक्ट मैटर का क्या नेचर होना चाहिए कि वो कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल कैसी भी हो सकती है। अब आपके पास जो है आप वही तो विल में दोगे ना, कि जो टेस्टेटर है उसके पास पावर होती है कि वो विल कर सके, क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं उसको, कि जो लेगेटर वो करता है प्रॉपर्टी अपने टाइम पर उस डेथ के, आपकी जब आप विल कर रहे हो कम से कम आप उसके ओनर तो हो, है ना, और आपका उस पर टेस्टामेंटरी राइट होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ओनर हो, आपका टेस्टामेंटरी राइट नहीं और आप उसको दे जा रहे हो, है ना। और हो सकता है मान लो कि जो प्रॉपर्टी आप विल कर रहे हो वो एग्जिस्टेंस में हो ही नहीं उस टाइम पे, है ना, आपको लगता हो कि बाद में आ जाएगी या हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा कि ओनरशिप होनी चाहिए, आपकी डेथ के टाइम तो होनी चाहिए आपकी ओनरशिप उस पर। लॉजिक ये है कि चलो हो सकता है कोई चीज़ उनकी डेथ के बाद ही उनको मिले, अभी नहीं मिले, थोड़ा टाइम बाद मिले, जैसे वो यही कह दें कि वो जो प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है ना, तो मेरी डेथ के बाद वो हिस्सा आप रख लेना मेरा, तो ये विल हो गई ना उनकी। ये कैसे विल हो गई, उन्होंने क्या कहा कि इस सो एंड सो प्रॉपर्टी में जो मेरा हिस्सा है वो मेरी डेथ के बाद आप रख लेना। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है, अभी तो ओनरशिप नहीं है ना उनके पास इसकी, बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो शेयर मिलेंगे बाद में जब भी बटेंगे। तो फिर क्या हुआ कि ये परफेक्ट विल है। फिर क्या देखा जाएगा, उन्होंने अपने, जब उनके पास वो शेयर आएंगे तो समझा जाएगा कि उन्होंने अपना शेयर को कर दिया था, विल में दे दिया था। ये सेम एग्जांपल है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि किस एक्सटेंट तक आप विल कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को। जो मुस्लिम पर्सन है उसको सिर्फ 1/3 का अपना प्रॉपर्टी विल में देना एक परमिसिबल है ना, और उसमें से भी उसे डिडक्ट क्या करने पड़ते हैं अपने, अगर कोई उस पर उधार है तो पहले एडवाइजेबल है कि अपने उधार चुकाओ, है ना, और फ्यूनरल के भी एक्सपेंसेस निकालो। उसके बाद सबसे पहले आप अपने उधार चुकाओगे, फिर उसके बाद अपने फ्यूनरल के एक्सपेंसेस निकालोगे, फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी है 1/3 आप विल करोगे, ताकि आपके बाद में आपके लीगल एयर्स के लिए भी प्रॉपर्टी रह जाए। ये एडवाइजेबल इसलिए होता है, मान लो कि आपने अपनी प्रॉपर्टी विल कर दी,
ना तो आपके डेट्स ही पूरे हुए, आपके ऊपर इतना उधार चल रहा था, आपके डेट्स ही पूरे नहीं हुए, और ना ही आपके फ्यूनरल के एक्सपेंसेस हो पाए हैं, और ना ही आपके लीगल एयर्स को कुछ मिला। आपने तो उठा के सारी की सारी प्रॉपर्टी विल कर दी किसी थर्ड पर्सन को। अब आपके बाद आपके डेट्स कौन चुकाएगा, आपके फ्यूनरल के एक्सपेंसेस कौन देगा, आपके लीगल एयर्स क्या करेंगे। तो यहाँ पे कहा है कि अगर कोई टेस्टेटर इंटेंड करना चाहता है 1/3 से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी, है ना, कि वो ये चाहता है कि मैं अपनी 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ विल में, तो यहाँ पे अगर उसके लीगल हेयर हैं या नहीं है, तो उसको प्रायर कंसेंट, अगर हैं तो उसको एक प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी उसके लीगल हेयर्स से। उसको पूछना पड़ेगा कि मेरी 1/3 प्रॉपर्टी से ज़्यादा विल करने की इच्छा है, क्या आप मुझे परमिशन देते हो, क्योंकि 1/3 के बाद जितना भी हिस्सा बचना था वो किसका बचता, 1/3 के बाद जितना भी हिस्सा बचता वो लीगल हेयर्स का बचता। अब यहाँ पे इनकी कंसेंट ज़रूरी हो जाती है, इनसे कंसेंट ली जाती है। क्या कंसेंट ली जाती है कि जनरली मेरे लिए एडवाइजेबल है कि मैं सिर्फ 1/3 हिस्सा ही अपना विल में दूं, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं 1/3 से ज़्यादा दे दूं। बैक टू आवर एग्जाम्पल, जहाँ पे इनके दो बेटे थे, यहाँ पे कौन थे, मिस्टर ए का सन था बी और सी, जो कि ऑलरेडी ईयरली 2-2 करोड़ अर्न करते थे, और जिनके पास दोनों के पास 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टी भी थी। ऐसे में मिस्टर ए चाहते थे कि वो जो प्रॉपर्टी विल में देंगे वो 1/3 से ज़्यादा दें, ठीक है, इस अमाउंट से ज़्यादा दें। अब यहाँ पे ज़्यादा देने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि उनका जो सन बी है और सन सी है, इन दोनों से कंसेंट लेनी पड़ेगी। कैसी कंसेंट लेनी पड़ेगी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी 1/3 से ज़्यादा विल में देना चाहता हूँ। और वो 1/3 से ज़्यादा क्यों देना चाहते थे, क्योंकि हमारी इस पिक्चर में एक मामा जी थे और एक चाचा जी थे, जहाँ पे प्रॉपर्टी पूरी की पूरी भेजना चाहते थे वो। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है हम? तो उनको एक प्रायर कंसेंट लेनी पड़ती है, यानी जो प्रॉपर्टी विल होगी वो वैलिड है जब, कब तक, 1/3 तक। लेकिन अगर आपने बाकी की जो बची 1/3 के बाद जो बचेगी वो लीगल एयर्स को मिल जाएगी, है ना, इनहेरेंट कर लेंगे वो प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वहाँ पे उन्होंने कंसेंट दे दी है तो 1/3 से भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन उन लीगल एयर्स की कंसेंट भी जो है ना अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। उनकी कंसेंट भी आप जोर ज़बरदस्ती से नहीं लोगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब एक केस है दौलत राम वर्सेस अबुल कयाम, या कलाम हो सकता था, ये कयाम ही होगा, चलिए नाम नहीं है, आपसे कॉन्सेप्ट समझना है। आप क्या कह रहा है, जो टेस्टेटर हैं, क्या अगर वो एक टेस्टेटर अगर प्रॉपर्टी विल करना चाहता है, क्या वो स्ट्रेंजर को कर सकता है ना? और अगर वो अटेस्ट कर दी जाए उसके 2 सन्स के थ्रू, उसके दोनों बेटे अगर उसको अटेस्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि लीगल एयर की कंसेंट मिल गई है। आप समझ रहे हैं बात? सबसे पहला जो विल बनी, यहाँ पे जो टेस्टेटर ने विल बनाई, यहाँ वो विल किसके लिए बनाई, एक स्ट्रेंजर के लिए बनाई, है ना, स्ट्रेंजर के लिए बनाई। और विल भी कैसे बनाई, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट, विल बनी किसके लिए बनी, स्ट्रेंजर के लिए बनी, वो भी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बनी, 1/3 नहीं बनी। और ये जो विल अटेस्ट हुई, ये अटेस्ट हुई उसके दोनों बेटों से, और अटेस्ट बाय हिज 2 सन्स का मतलब यहाँ पे क्या निकला कि जो लीगल एयर्स थे ना उनकी कंसेंट दिखा रहा था ये अटेस्टेशन। अब क्या होता है, तो जब टेस्टेटर की डेथ हो गई तो जो लेगेटी है, लेगेटी कौन है, हमारा स्ट्रेंजर है, वो वहाँ पे अब पोजेशन लेना आता है अपनी प्रॉपर्टी पे और रेंट भी रिसीव करने लगता है। अब जब ये टेस्टेटर के बेटों को पता लगता है, जिन्होंने यहाँ पे अपनी कंसेंट से विल अटेस्ट कराई थी, आप देख रहे हो जब विल बनी है तब वो अटेस्ट करा रहे हैं अपनी कंसेंट से। अब जब वहाँ पे वो उस प्रॉपर्टी पे पोजेशन लेने आता है तो उसके सन को पता लगता है
तो ये कहा जाता है कि कंसेंटेड है। यहाँ पे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। पहली बात तो विल को अटेस्ट खुद कर दिया, दूसरा जब वो पोजेशन लेने आया तो उसको पोजेशन दे दिया। तो यहाँ पे माना जाता है कि समहाउ दे एक्सेप्ट कि उनके फादर ने किसी स्ट्रेंजर को सारी प्रॉपर्टी दे दी, तो कोई इशू ही नहीं है ना। आगे क्या है, लिमिटेशंस कंसर्निंग दी लेगेटी, ये एक पॉइंट है हमारे लिए। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो सेकंड रिस्ट्रिक्शन है, पहला रिस्ट्रिक्शन कौन सा था, 1/3 वाला था, है ना। फिर लेकिन अगर लीगल एयर्स कह देंगे तो वो भी नहीं है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है कि लेगेटी अगर जिसके लिए मतलब विल की जा रही है वो एक लीगल एयर ही हुआ, समझो। मिस्टर ए प्रॉपर्टी कर रहे हैं विल बाद में पढ़ेंगे हम, चलो दोबारा देखते हैं। मिस्टर ए हैं, इनके 2 बेटे हैं, ठीक है, सन 1 और सन 2, ठीक है। अब ये अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, विल में दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये तो टेस्टेटर हो गए और जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है वो लेगेटी हो जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात ये है कि जो प्रॉपर्टी विल में दे रहे हैं ना, ये अपने ही एक बेटे के नाम पे विल बना रहे हैं। अब एक बात बताओ, बेटे को तो इनहेरिटेंस से मिलनी चाहिए, बेटे को विल से मिल रही है, बेटे को विल से मिल रही है यानी इसको इनहेरिटेंस से भी मिलेगी। 1/3 मान लो इसको विल से मिल गई और बची हुई इसको इनहेरिटेंस से मिल जाएगी, तो दूसरे बेटे को तो कम मिली इस हिसाब से। देखो क्या कहता है आपका लॉ इसके बारे में। तो ये कह रहा है सेकंड रिस्ट्रिक्शन अराइज व्हेन द लेगेटी इज वन ऑफ द लीगल एयर्स ऑफ लेगेटर, ठीक है। इस लिमिटेशन में क्या कह रहा है, इट इज इमटेरियल वेदर द प्रॉपर्टी बिग इज 1/3 और लेस, यानी आप अगर वहाँ पे विल कर रहे हो अपने लीगल एयर के लिए, चाहे 1/3 कर रहे हो चाहे लेस कर रहे हो और चाहे कंसेंट ले ली है ना, लेकिन इन सारी चीज में ये जो डोमिनेंट फैक्टर है कि इस्टेब्लिश करोगे वैलिड विल को। क्यों, अब एक बात बताओ, 1/3 तो अगर मैं अपने ही बेटे को विल से देना चाह रही हूँ, पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है मेरा। तो अगर मैं इसे विल से प्रॉपर्टी देना चाह रही हूँ और मेरा जो सन 2 है वो कंसेंट दे दे, फिर अगर मेरे वही लास्ट एग्जाम्पल में 2 बेटे थे और वो अपने बेटे जो सन 1 था उसको प्रॉपर्टी किससे देना चाह रहे थे, वो उसको प्रॉपर्टी विल से देना चाह रहे थे, तो 2 सिचुएशन अराइज होती हैं। पहली सिचुएशन कि जो सन नंबर 2 है वो कंसेंट देगा या नहीं देगा, क्या वो कंसेंट दे रहा है प्रॉपर्टी विल करने के लिए। दूसरी सिचुएशन अराइज हो रही है, क्या वो कंसेंट देने से मना कर देगा, मना कर देगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि मैटर नहीं करता विल स्ट्रेंजर के लिए हो रही है, विल थर्ड पर्सन के लिए हो रही है, विल आपके खुद के लीगल एयर के लिए हो रही है। मैटर करता है अगर 1/3 से ज़्यादा विल हो रही है तो आपको कंसेंट चाहिए लीगल एयर की, लेकिन अगर विल ही आपके खुद के लीगल एयर के लिए हो रही है तो फिर चाहे 1/3 से कम हो रही है चाहे 1/3 से ज़्यादा हो रही है, फिर बाकी लीगल एयर्स की कंसेंट चाहिए ही चाहिए। कहने का मतलब ये है, अब अगर यहाँ ये सन 1 को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं विल से, तो यहाँ पे सन 2 की हर हालत में, इन एवरी सिचुएशन, इस आदमी की कंसेंट इम्पॉर्टेंट है। क्यों, और इन एवरी सिचुएशन से मेरा मतलब क्या है, प्रॉपर्टी 1/3 हो रही है, उससे कम हो रही है, उससे ज़्यादा हो रही है, कितनी भी हो रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। प्रॉपर्टी विल करी जा रही है खुद के ही लीगल एयर को, तो दूसरे वाले लीगल एयर की कंसेंट लो। नो मैटर आप प्रॉपर्टी 1/3 दे रहे हो, उससे कम दे रहे हो, उससे ज़्यादा दे रहे हो, सारी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर अपनी प्रॉपर्टी विल में दे रहे हो अपने ही लीगल एयर को, अपने दूसरे वाले से पूछ लो पहले। यहाँ पे अमाउंट मैटर नहीं करेगा 1/3 है नहीं है कितनी है, बताओ क्लियर है या नहीं, टेल मी, ये वाला टॉपिक क्लियर है या नहीं।
व्हाट फेवरेट बेटा बनने से काम नहीं चलेगा, फेवरेट बेटे के साथ साथ फेवरेट भाई भी बनना पड़ेगा। कंसेंट तो लेनी ही पड़ेगी, हाँ यही बात है, दूसरा वाला भी कंसेंट देगा तभी बात बनेगी। अब मान लो इनके दो नहीं होते बेटे, सन 3 भी होता, ऑल राइट तथागत शुभांग वरुण, अगर ओके पूर्वा, अगर तीसरा बेटा भी होता, क्या इसकी कंसेंट से काम चल जाता? कि दूसरे बेटे ने आपको इसको विल में देनी है प्रॉपर्टी और आपके इस बेटे ने कंसेंट दे दी है, तो इस बेचारे की भी तो कंसेंट ले लो। तो ऐसा नहीं है कि एक की कंसेंट मानी जाएगी कि दोनों की कंसेंट है, नो, दोनों की कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है, नहीं देंगे तो नहीं होगी वैलिड। तो आप ऐसा नहीं करेंगे ना कि बहुत सारे लीगल एयर हैं तो एक ने कंसेंट दे दी तो आप ये सोच लोगे कि सब ने दे दी, नहीं आप ऐसा नहीं सोच सकते, सबसे कंसेंट लो। तो ये सादा ही है कि कोई फेवर ना किया जाए किसी के लिए, किसी को गलत नहीं किया जाए, इसीलिए उनसे पहले एक बारी कंसेंट ले लो, बाकी सबसे भी वही सब लिखा है, अच्छे से पढ़ना। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ विल या वसीयत कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, अब कुछ कस्टमरी लॉ पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो जो कस्टमरी लॉ है ना विल के, मुस्लिम लॉ के अंदर बहुत नॉन टेक्निकल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एक सीधा सीधा कागज लो, उस पर लिख दो मैं अपनी प्रॉपर्टी इसको वसीयत करता हूँ, इसको किसको, एक्स वाई जेड, अनएम्बिगियस लैंग्वेज रखो बस। अगर आपकी कोई विल कैसा भी इंसान पढ़े ना उसको पढ़ते ही समझ आ जाए कि आपकी इंटेंशन क्या है, ठीक। दूसरा, जो विल है एक टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट होता है। टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट यानी आपकी डेथ के बाद वो पिक्चर में आता है और उसको राइट्स मिलते हैं, बाद में वो ऑपरेशन में आता है टेस्टेटर की डेथ के बाद, है ना। विल ऐसी चीज़ है, तो टेस्टेटर ने इस तरीके से बनाई हो कि अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस कर ले कि उसकी डेथ के बाद भी कोई पढ़े ना तो वो ये नहीं कहे कहना क्या चाहते थे आखिर। जब ये टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट है तो ये इतना क्लियर, इतना अनएम्बिगियस बनना चाहिए कि अगर कोई अंधेरे में भी पढ़ रहा है ना उसको समझ आए कि वो क्या कहना चाहता था। अगर आपके 1 2 3 4 हाउसेज है ना तो भाई नाम बताओ कौन से घर के लिए विल कर रहे हो, ये मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है ना। रिवोकेशन ऑफ विल, देखो पहली बात, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको विल कर रही हूँ ना, ओके, तो मेरे लाइफ टाइम में तो मैं अपनी विल रिवोक कर सकती हूँ जब चाहूँ तब, बिकॉज अगर मैंने अपने लाइफ टाइम में अपनी प्रॉपर्टी आपको विल की है तो मैंने अपनी मर्जी से की है। लेकिन अगर मेरी ही लाइफ टाइम में ऐसा कुछ हो जाता है कि मुझे लगता है नहीं यू डोंट डिजर्व माई दैट मच प्रॉपर्टी और कुछ भी, तो अगर मुझे अपने ही लाइफ टाइम में ऐसा लगने लगता है कि आप तो डिजर्व नहीं करते, तो मतलब आप डिजर्व नहीं करते, बात खत्म, बहस ही नहीं है इस बात पे। जो मुस्लिम पर्सन है उसका वो एंटाइटल्ड है कि अपने विल रिवोक कर दे खुद ही, जब तक वो जिंदा है तब तक, बिल्कुल एक्सप्रेसली करे, बिल्कुल एक्सप्रेसली बता के जैसे उसने विल बनाई थी, या इम्प्लाइडली करे अपने एक्शन से। अब इम्प्लाइड क्या होगा कि पहले मैं अपनी विल में लिखा था मैंने कि मैं मिस्टर ए को अपनी सारी प्रॉपर्टी देती हूँ, मिस्टर ए ने इतना सब किया मेरा बिल्कुल मन नहीं है, और मेरा जाके उनको एक्सप्रेसली बताने का भी मन नहीं है कि नहीं नहीं मैं आपको नहीं दे रही हूँ, मुझे बात ही नहीं करनी, तो मैं ना चुपचाप अपनी दोबारा विल बी के नाम लिख दूंगी। तो मेरा अपनी विल दोबारा लिखना, बी के नाम लिखना, ये मेरा इम्प्लाइड एक्शन है जो बता रहा है कि अब आपको तो नहीं मिलेगी। अब एक्सेप्शन क्या होते हैं वसीयत के या फिर विल के, यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े जनरल रूल के एक्सेप्शन है। एक तो लिमिटेड पावर क्या होता है, लिमिटेड क्या है कि 1/3 करो, और 1/3 से ज़्यादा कर रहे हो तो लीगल एयर्स की कंसेंट ले लो, कम से कम उनसे पूछ लो, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। जो सुन्नी लॉ और शिया लॉ है वो थोड़ा थोड़ा अलग करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं 1/3 प्रॉपर्टी को, और मैंने आपको ऊपर समझा दिया है कि दोनों ये कह रहे हैं कि अपना डेट अगर आपको कोई चुकाना है तो विल करने से अच्छा है पहले कम से कम अपना उधार चुका दो जो आपके ऊपर है, या और अपने फ्यूनरल के एक्सपेंसेस निकाल दो, उसके बाद कुछ विल करना, राइट। तो ये दोनों लॉ इस बारे में सेम बात करते हैं और हमारा विल हो गया है खत्म। अब आप मुझे बताइए कि किसी को भी विल में कोई दिक्कत है क्या, विल में कोई दिक्कत है? टेल मी। ओके,
अब हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं पढ़ने के लिए। ऑल राइट शुभांग, मुनीर, तथागत, बाकी सब ओके, पूर्वा, ठीक है वरुण। चलिए, विल बी कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमारे पास करने के लिए इनहेरिटेंस बचा है और हमारे पास बचा है वक्फ। तो मैं प्रेफर करूँगी कि हम पहले वक्फ करेंगे। अब आप मुझे बताओ, आज स्टार्ट कर लें वक्फ? टेल मी वक्फ स्टार्ट कर लें आज? नो आज नहीं। अच्छा चलो स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। 5 मिनट थोड़ी सी बात बता दूँ वक्फ की कि हमारा इंट्रो हो जाएगा और कल हम सीधा फाइल से शुरू कर लेंगे। इतना तो कर लूँ, ठीक है शुभांग, सब मान लिया भाई मैंने। अब आप मुझे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है वरुण। अच्छा 5 मिनट तो रुक जाओगे, ये बताओ। हाँ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ना। देखो वक्फ क्या, वक्फ पे कितना सब चल रहा है ना। हर चीज़ को हमेशा समझने के 2 पहलू होते हैं और हमें ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी भी समझदारी के आड़े नहीं आने चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आना एक टाइम की ज़रूरत है, आना पड़ेगा और भाई लाना चाहिए। ऐसा क्यों है, मैं आपको बात समझाती हूँ। देखो पहले ऐसा होता था, आप ना, एक होता है कि एक ज़माना होता है, एक टाइम होता है, एक ज़माना होता है, एक टाइम होता है कि जब आप लोगों पर भरोसा कर सकते हो। वो पुराना ज़माना था जिस टाइम पे वक्फ एक्ट लिखा गया था। उस टाइम पे पता है लोग भरोसेमंद हुआ करते थे। तो अगर ऐसा लिख दिया कि भाई ये सर्टेन प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मस्जिद के लिए है या फिर ये मदरसा के लिए है या स्कूल के लिए है या हॉस्पिटल के लिए है, यही 4 पर्पस होते हैं बस वक्फ के। हम वक्फ एक्ट पढ़ेंगे ना तो प्रॉपर्टी वक्फ किस लिए की जा सकती है? मस्जिद, मदरसा, स्कूल, हॉस्पिटल या फिर किसी नॉन प्रॉफिटेबल, ऐसा कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है, बाढ़ आ गई है तो वहाँ पे शेल्टर बनाने के लिए, इसी चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है बेसिकली। जो मेंशन है वक्फ में वो ये 4 चीज़ें मेंशन है। तो पहले के लोग इतने ईमानदार हुआ करते थे कि अगर आप किसी को कोई ज़मीन देके, कोई लैंड देकर कहते थे उसे कि भाई देखो ये लैंड ना मैं वक्फ कर रहा हूँ और ये आगे वक्फ के ही पर्पज़ से होगी, तो वो आदमी क्या करता था, देखता था कि क्या उस एरिया में मस्जिद नहीं है तो इस लैंड पे मस्जिद बनवा देते हैं, क्या उस एरिया में स्कूल नहीं है तो स्कूल बनवा देते हैं, क्या उस एरिया में हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल, और मान लो सब है तो वो क्या सोचता था कि कोई इमरजेंसी के लिए शेल्टर सा बना देते हैं, बाढ़ आ जाती है, कोई वॉर हो जाती है, तो इस तरीके के कामों में ले लेते हैं। अगर पैसा दे रहा है तो पैसा भी इनमें से किसी पर्पज से। वो दौर और था। अब आया है नया दौर। अब क्या होता है कि आपने किसी को प्रॉपर्टी दे दी मान लो, या किसी के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है और देने वाले की उस टाइम पे, जिस टाइम से वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, उसकी नीयत बहुत अच्छी थी, उसने किसी अच्छे ही नेक काम के लिए दी थी। बट अब जो उस प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है, जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, अब उसकी इंटेंशन वो है ही नहीं भाई, वो मज़े से उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, ना तो वहाँ मस्जिद बन रही है, ना वहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, ना वहाँ स्कूल बन रहा है, ना कुछ हो रहा है, वो ऐश कर रहा है उस प्रॉपर्टी पे। अब क्या, कम से कम वक्फ एक्ट आ जाएगा तो सामने वाला बंदा इस बात के लिए जवाबदेह तो होगा कि अगर उसको 100 साल पहले भी प्रॉपर्टी वक्फ में दी गई थी तो आज के टाइम में वो उसका यूज़ कर क्या रहा है ना? क्या यूज़ में है? क्या वो उस पर मस्जिद बनाई हुई है? क्या उस पर उसने स्कूल बनाया हुआ है? और स्कूल बनाया हुआ है तो क्या वो किराया तो नहीं लेता स्कूल का, अपना पेट तो नहीं भर रहा है? हॉस्पिटल बनाया हुआ है तो जिस इंसान का हॉस्पिटल बनाए कहीं वो पैसे तो नहीं खा रहा उसके। तो आप बात समझ रहे हैं? तो वक्फ एक्ट सिर्फ आके ये नहीं कह रहा है कि आगे मस्जिदें नहीं बनेंगी, आगे से हॉस्पिटल के लिए आप प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकते, आगे आप स्कूल के लिए प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी वक्फ हो चुकी है ना तो जस्ट बी अकाउंटेबल फॉर दैट। गवर्नमेंट कह रही है कि मुझको मतलब अभी न्यू गवर्नमेंट के हिसाब से कि मुझको एक बार बता जाओ कि आपको 70 साल पहले, 50 साल पहले या 20 साल पहले या 5 साल पहले या बिल्कुल लास्ट कल ये प्रॉपर्टी वक्फ में मिली है, इसीलिए आपकी इस पे ओनरशिप नहीं है। ऑफकोर्स ये बात तो पक्की है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की है
उस पर किसी आदमी की ओनरशिप तो उस टाइम पे नहीं होती, फिर तो वो वक्फ में रजिस्टर्ड हो जाती है। तो नाउ चलो आप रखो उस प्रॉपर्टी को वक्फ में, आप उस पर मस्जिद बना लो, स्कूल बना लो, हॉस्पिटल बना लो, इमरजेंसी के लिए रख लो, कुछ भी सही, लेकिन कम से कम मुझे उसका रिकॉर्ड तो दे दो। रीज़न क्या था ये एक्ट आने का? रीज़न ये था काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जो पुराने टाइम में, मैंने कहा ना दौर अलग है लोग अलग हैं, जो वक्फ हो चुकी थी, पता लगा कि काफ़ी माफिया यूज़ कर रहे हैं, हुई है वक्फ के लिए और वो किसी माफिया के उसमें उसने उस पर बढ़िया अपना अड्डा बना रखा है, ये है वक्फ का पर्पस? आंसर इज नो। एक होता था, एक और चेंज बताती हूँ आपको, एक होता था वक्फ उल औलाद। वक्फ उल औलाद का मतलब क्या होता था? जैसे अभी आपने विल पढ़ा, ऐसे ही इनहेरिटेंस या विल करके जाता था आदमी, तो वो इंसान पता है क्या करता था? वो कहता था कि अभी तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं इस प्रॉपर्टी को वक्फ उल औलाद करता हूँ, ठीक है? यानी ये जो सो एंड सो लैंड है ना, ये अभी मैं बरत रहा हूँ, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी डेथ के बाद ये काइंड ऑफ विल ही है। मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरी डेथ के बाद इस प्रॉपर्टी को मेरी औलाद यूज़ करेगी। औलाद मतलब बच्चे, लीगल एयर्स, मेरे लीगल एयर्स करेंगे। लेकिन जब मेरे लीगल एयर्स की डेथ हो जाएगी तो वो इस प्रॉपर्टी को अपने लीगल एयर्स में इनहेरेंट नहीं करेंगे, फिर वो इस प्रॉपर्टी को वक्फ में दे देंगे किसी अच्छे चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है? ये होता था वक्फ उल औलाद के हम लोगों के बाद ये किसी नेक काम में आ जाए, कहीं स्कूल नहीं है कहीं, और अब आपने देखा होगा वक्फ प्रॉपर्टी पे कितने लिमिटेड स्कूल हैं, स्कूल है ही नहीं भाई, ठीक? अब मस्जिद के लिए भी ये कहा गया कोर्ट में, देखो अगर एक मोहल्ले में एक एरिया में एक मस्जिद है तो एडवाइजेबल है मुस्लिम लॉ में कि उस मस्जिद को आबाद करो, उसके एरिया के जितने लोग हैं उसमें नमाज पढ़ें, है ना? जैसे लेट सपोज कि ये एक एरिया है, ये पूरा हमारा एक एरिया है, अब वक्फ प्रॉपर्टी मस्जिद के लिए भी है मान, तो यहाँ पे मस्जिद है, तो ये इट इज़ पॉसिबल ना कि इस एरिया के लोग इस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। अब इसमें 100 लोग रहते हैं और इस मस्जिद में 1000 लोगों के नमाज पढ़ने की आराम से जगह है और दूर नहीं है, पास है। अब नमाज इस एरिया में 1000 लोग रह रहे हैं लेकिन नमाज पढ़ने पहुंच रहे हैं सिर्फ 100, ठीक है? इस मस्जिद में जिसमें ऑलरेडी 10,000 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह है और एरिया में भी 1000 लोग रह रहे हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने कितने आ रहे हैं? 100। लेकिन इनको वक्फ के नाम पे हर कोने पे मस्जिद चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? तो वक्फ एक्ट का ये भी है कि भाई मस्जिद खाली पड़ी रहेगी, एक एक आदमी ही नमाज पढ़ेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। इस एरिया में ये मस्जिद इनफ है और अगर आप चाहें तो ये भी बना लो, आप लोगों के लिए सफिशेंट है ना। इस प्रॉपर्टी को तो ऐसा मत करो ना, क्योंकि वक्फ का पर्पस भूल चुके हैं लोग। जो वक्फ था वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मस्जिद तक लिमिटेड नहीं था, नो, उसके 4 पर्पस थे। स्कूल भी उसी पर्पस में था, हॉस्पिटल भी उसी पर्पस में था, और आप पर्पस फुलफिल ही नहीं कर रहे हो। वाई यू आर मेकिंग 4 मस्जिद इन सिंगल लोकेलिटी, जब नमाज पढ़ने ही 100 लोग जा रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर मान लो ऐसा है भी कि ज़रूरत भी है तो इसी पर इन पर्पस का क्या, और मान लो आप पर्पस सारे ही पूरे कर रहे हैं, लेकिन ये जो लैंड है कम से कम इसका हिसाब दें आप मुझे ये बताइए कि इस लैंड पे क्या क्या हो रहा है, ये किसकी ओनरशिप में है। तो बेसिकली ये कुछ चेंजेस हैं जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हैं हम? बताइए, यहाँ तक क्लियर हैं हम? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है एवरीवन? कल कंटिन्यू करें वक्फ एक्ट को चेंजेस के साथ आपके एग्ज़ाम के हिसाब से।